आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के आए बात सुनने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दिलचस्प लगेगी टॉक, और इसके बाद आपका क्वांटम की दुनिया में इंटरेस्ट बढ़ेगा। सो बेसिकली हमने बात करनी है विग्नर्स फ्रेंड पैराडॉक्स पे। विग्नर्स फ्रेंड पैराडॉक्स, जैसे उन्होंने बताया, एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो 1960s में विग्नर ने प्रपोज़ किया था। और ये वो वक्त था जिस टाइम क्वांटम थ्योरी अभी रिलेटिवली नहीं थी। इसको बहुत से चैलेंजेस दरपेश थे, जिनमें से सबसे बड़ा चैलेंज जो था ईपीआर पैराडॉक्स था। उसके बाद जो है श्रोडिंगर कैट का पैराडॉक्स था। उसके बाद आइंस्टाइन और बोहर की डिबेट थी जो भी सेटल नहीं हुई थी, उस पर बहस चल रही थी। तो इस तरह से चैलेंजेस मौजूद थे, और उसके साथ एक होप भी थी। वो होप ये थी कि जिस तरह से क्वांटम से पहले जैसे हमारे पास क्लासिकल वर्ल्ड था, जो मैकेनिस्टिक मॉडल था यूनिवर्स का, उसमें हमें पता लग चुका था कि फ्री विल की गुंजाइश नहीं है, कि हम जो है मतलब चूँकि एक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है, तो इसलिए हमारी सोचें, हमारी ज़िंदगियाँ और सारा कुछ जो है कायनात, वो एक ख़ास पैटर्न पे चल रही है। फिर लोगों को यकीनन ये होप हुई होगी कि क्वांटम इंडिटर्मिनिज़म में शायद हमें फ्री विल का कोई सुराग मिल जाए, शायद फ्री विल रिस्टोर हो जाए। उस तरह से कॉन्शियसनेस एक बड़ा मसला था जिसकी समझ नहीं आ रही थी। और ये भी फिर अभी भी पहला लोग इस पर काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद हमें क्वांटम वर्ल्ड में कॉन्शियसनेस का कोई सुराग मिल जाए, हमें उसकी समझ आ जाए। तो उसी हवाले से बेसिकली विग्नर ने जो एक आर्टिकल लिखा था, एक ऐसे लिखा था, और इसी प्रॉब्लम पे उसने लिखा था। उसका टाइटल है रिमार्क्स ऑन माइंड बॉडी प्रॉब्लम, कि माइंड और बॉडी की जो प्रॉब्लम है कि क्या माइंड जो है वो बॉडी की प्रोडक्ट है, मतलब उसके जो भी बॉडी में इंटरेक्शंस होते हैं माइंड उसकी वजह से ज़हूर पजीर होती है, या कि माइंड जो है वो बॉडी को कंट्रोल करती है। इस हवाले से उन्होंने उस पर बात की थी। उस टाइम पे एक ये भी कॉन्सेप्ट था कि शायद जो है क्वांटम मेजरमेंट जब हम करते हैं तो उसमें कॉन्शियसनेस का कोई अमल दखल है, कि क्वांटम मेजरमेंट तब कंप्लीट होती है जब कोई कॉन्शियस बीइंग उसको देख लेता है, उस क्वांटम प्रोसेस को देख लेता है। तो ये उनका ख्याल था, इस हवाले से उन्होंने उस पर बात की। और उन्होंने थॉट एक्सपेरिमेंट ये दिया कि अच्छा, हमारे पास एक क्वांटम सिस्टम है और उसको एक कोई एजेंट जो है ऑब्ज़र्व करता है, और फिर जो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स हैं वो बताएंगे कि वो किस तरह से उसको देखेगा। लेकिन फिर विज्ञान ने कहा कि अच्छा, अब एक और ऑब्जर्वर है, एक सुपर ऑब्जर्वर है, जो उस सिस्टम को भी और उस एजेंट को भी जिसने ऑब्जर्वेशन की है उसको क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करता है, उसको देखता है, और उसको क्या रियलिटी नज़र आती है उसको। बेसिकली इस सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं कि जो है वेव, जो या यूँ कहना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अगर एक कॉन्शियसनेस का रोल है, तो वो कॉन्शियसनेस आपके फ्रेंड की वहाँ तक थी या वो आप तक आई। अच्छा, ये तो होगी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर बहरहाल बाद में हमें पता लग गया कि नहीं, कॉन्शियसनेस का ज़्यादा अमल दखल शायद नहीं है। जो हम मशीन्स हैं उनके ज़रिए भी क्वांटम एक्सपेरिमेंट सारे परफॉर्म कर सकते हैं, उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये मौमा अपनी जगह पर रहा। और अभी बहुत रिसेंटली फिर ये चीज़ हुई है कि इसने दोबारा से सर इस तरह से उठाया है कि लोगों ने इसको फिर से स्टडी करना स्टार्ट किया है, और इसके अंदर जो थॉट एक्सपेरिमेंट था उससे नए नए थ्योरम्स वो डिराइव कर रहे हैं, नए नए रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस पे मैंने बात करनी है। एक एक्सपेरिमेंट में अगर इसको ऑन कर दें, ओके, 2019 का ये पेपर है जिसका टाइटल है एक्सपेरिमेंट टेस्ट ऑफ लोकल ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंस। इसके अंदर ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है, और इसके अंदर अगर गौर करो ना तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें की हुई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इन क्वांटम मैकेनिक्स द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट सो क्लियर, स्पेशली मतलब इन द कंटेक्स्ट ऑफ विग्नर फ्रेंड पैराडॉक्स वेयर टू ऑब्जर्वर्स कैन एक्सपीरियंस सीमिंगली डिफरेंट रियलिटीज़। ओके, और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है किसी थ्योरम को यूज़ करते हुए, कुछ उन्होंने मेजरमेंट्स किए हैं, उनके पास कुछ रिजल्ट्स आए हैं, और उस रिजल्ट से जो नतीजा उन्होंने अखज़ किया है वो ये अखज़ किया है, इवन होल्ड्स फास्ट टू द अजम्पशंस ऑफ लोकेलिटी एंड फ्री चॉइस। दिस रिजल्ट, जो उनका रिजल्ट है, इट इम्प्लाइज दैट क्वांटम थ्योरी शुड बी इंटरप्रेटेड इन एन ऑब्जर्वर डिपेंडेंट वे। ऑब्जर्वर डिपेंडेंट वे मतलब कि जो रियलिटी है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। अगर रियलिटी ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है तो हम उसको ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रियलिटी वो होगी जिस पे सब के सब एग्री कर रहे होंगे, वो किसी ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होगी। अच्छा, सो बेसिकली जो यहाँ पे कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, लोकेलिटी एंड ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट रियलिटी कैन नॉट को एग्जिस्ट, एक साथ नहीं हो सकते, इनमें से हमें कोई एक आध चीज़ कुर्बान करनी पड़ेगी। ओके, सो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है फ्रीडम ऑफ चॉइस। ये अब मुश्किल टॉपिक है, इसके ऊपर बात करना, इसको मैं आप में से मतलब हर कोई
इसके बारे में उसकी ओपिनियन होगी कि ये हमारे पास है या हमारे पास नहीं है, और उसको शायद डिस्कशन के ज़रिए रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पेपर की हद तक जितनी फ्रीडम ऑफ चॉइस हमें चाहिए उसको हम समझ सकते हैं आसानी से। वो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग अपनी आइज़ क्लोज करके अपने पास कोई पॉइंटर है और उसे किसी रैंडम डायरेक्शन में पॉइंट कर दें सब के सब, और उसके बाद मैं आपका स्नैपशॉट लूँ और उसके बाद मैं स्टडी करना स्टार्ट करूँ कि हाँ किसने किस डायरेक्शन में पॉइंट किया है, तो मुझे कोई ऐसी कोरिलेशंस मिल जाएंगी कि जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने किसी एक डायरेक्शन में पॉइंट किया होगा। ठीक है, अब ये एक ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक ये थ्योरी बताई जा सकती है कि अच्छा जिन 2 लोगों ने एक डायरेक्शन के अंदर पॉइंट किया है शायद उनके पास फ्री विल नहीं है, या कोई एजेंट ऐसा बैठा हुआ है जिसने उनकी डिसीजन मेकिंग जो सर्किटरी है उसको ओवरराइड किया और इस वजह से दोनों ने किसी एक डायरेक्शन के अंदर अपने पॉइंटर पॉइंट कर दिए। तो ये बिल्कुल आप कह सकते हो कि हाँ ये एक मुमकिना एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हम इसको बहुत ईजिली रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि नहीं ऐसा मसला नहीं है। इतनी फ्रीडम ऑफ चॉइस हमारे पास है कि अगर हमें कोई रैंडम डायरेक्शन चूज़ करनी पड़े या हमें एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई रैंडम डायल सेट करना पड़े तो हम कर सकते हैं। सो फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है इससे मतलब हम मान सकते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर 2 टर्म्स हैं, एक लोकेलिटी और एक ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट रियलिटी। ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट रियलिटी की मैंने बात की है कि इसका मतलब है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। और जैसे अभी उन्होंने नैयर ने बताया कि जो मेरी लास्ट टॉक थी यहाँ पे उसमें मैंने क्वांटम रियलिटी की एक पिक्चर आपके सामने पेश की थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से हम बिल्ड करते हैं। तो अब उसके बाद अगर इस तरह का कोई चीज़ सामने आई तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपने आप को डिफेंड करने की और अपनी बात को दोबारा से दोहराने की और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सो ये आज का टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है इसमें मैं लोकेलिटी पे बात करूँगा। दिस इज़ द लेआउट। सो लोकेलिटी के ऊपर मैं बात करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको कन्विंस कर सकूँ कि क्वांटम वर्ल्ड में लोकेलिटी नहीं है। क्वांटम जो हमारी जो नेचर है, नेचर अलाउज फॉर नॉन लोकल कोरिलेशंस। सो इसके बाद फिर एक बहुत क्विक सा रिव्यू होगा क्वांटम 101। ये भी लास्ट टाइम कुछ लोगों ने एतराज़ किया था कि शायद मैं बहुत ज़्यादा सादा अल्फाज में क्वांटम मैकेनिक्स नहीं समझा पाया, और फिर मैंने उनसे कहा था कि जब अगली बार मैं आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा सिंप्लीफाई इसको करूँ। सो मैं कोशिश करूँगा इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की। उसके बाद फिर हम रियलिटी पे बात करेंगे कि जहाँ पे ऑब्जेक्टिव रियलिटी है या नहीं है, और जिस तरह से ये पेपर क्लेम कर रहे हैं कि आपके पास नहीं है और आपके पास सिर्फ ऑब्जर्वर डिपेंडेंट रियलिटीज़ हैं। लास्टली वी विल कम टू विगनर्स फ्रेंड पैराडॉक्स के बेसिकली पैराडॉक्स है क्या, एक मिसाल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे और उसमें देखेंगे कि ये पैराडॉक्स क्यों आ रहा है। ये जो उनका क्लेम है कि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट रियलिटी है वो क्यों आ रही है, उसकी वजह क्या है। और इस सारी टॉक के अंदर जो मैथमेटिक्स होगी वो सिर्फ इस रीजन के अंदर थोड़ी सी होगी, बाकी जो टॉक है उसमें इंशाल्लाह ताला मैथमेटिक्स नहीं होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। बीच में अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। कोई चीज़ मैं क्लियर ना कर पाऊँ तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, जो हम रोक के उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो लोकेलिटी का मतलब ये है कि आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करो, कोई भी इवेंट किसी जगह पे हो तो उसके असरात महदूद होंगे। अगर यहाँ पे कोई पावर स्विच नहीं है, लेकिन अगर कोई स्विच है बिलफर्स, अगर मैं इसको ऑन या ऑफ़ करूँ तो इस रूम की तो लाइट्स ऑन ऑफ होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस स्विच को प्रेस करूं और लाहौर में किसी रूम की लाइट्स ऑन ऑफ हो जाए। आप इस चीज़ से एग्री करते हो कि नहीं होनी चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि उसका और यहाँ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पे मैं जो कुछ करूँगा उसका असर लोकल होना चाहिए। उसका असर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक जगह इवेंट हुआ और उसका असर किसी और जगह पर पहुँच गया। इससे आपने एग्री कर लिया। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूँ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मैं लाहौर में किसी अपने फ्रेंड से बात करके आया हुआ हूँ और ये कहीं पे अभी लाइव स्ट्रीम हो रहा है, और मैंने उसको कहा हुआ है कि जब मैं ये बात करने के बाद स्विच पे प्रेस करूँगा तो तुमने लाइट्स ऑफ कर देनी है, और वो लाइट्स ऑफ हो जाए, तो क्या अब लोकेलिटी रही कि नहीं रही? लोकेलिटी रहेगी। हाँ, क्यों रहेगी? नहीं, इवेंट इधर है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ ना कि इसका असर जो है वो लाहौर में नज़र आ गया या लाहौर में असर हो गया। असर तो नहीं, वो तो है सर। नहीं, लोकेलिटी है कि इवेंट तो इधर ही है, जो है ना आपने जो भी प्लान किया है, अगर प्लान है पहले से तो वो उसका इवेंट का जो असरात तो ना हुए ना, लोकेलिटी तो इधर ही है ना। हाँ, इसको ना ज़रा बेहतर तरीके से हम यूँ कह सकते हैं, अगर आप इसको समझो कि जब मैं यहाँ पे इसको प्रेस करूँगा ना बटन को,
तो फिर कैमरा मेरी तस्वीर को मुझे कैप्चर करेगा, फिर वो उसको यहाँ पे सिस्टम तक भेजेगा, सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा, फिर वो इन्फॉर्मेशन जाएगी किसी सर्वर पे, वहाँ से वापस आएगी। इट विल टेक टाइम। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि इस सारे प्रोसेस में टाइम लगेगा, और लोकेलिटी की रिक्वायरमेंट ये है कि नो इन्फॉर्मेशन कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट। ठीक है, कि लाइट जो है उसको आप बीट नहीं कर सकते। मैं ये हो सकता है कि मतलब जिस तरह से आपने कहा ना कि मैं फ्रेंड के साथ उससे पहले करके आया हूँ, ये भी तो हो सकता है ना कि मैंने वहाँ पे कोई रोबोट फिक्स किया हो और उसका कंट्रोल यहाँ से मैं कर दूँ, तो ये तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आई कैन नॉट बीट द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, अब लाहौर में और यहाँ पे जो डिस्टेंस है तकरीबन 300 किलोमीटर है, और लाइट की वेलोसिटी जो है वो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब है कि यहाँ से फास्टेस्ट इंफॉर्मेशन जो लाहौर भेजी जा सकती है वो 1 मिली सेकेंड में भेजी जा सकती है। 1 मिली सेकेंड से पहले कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से इस रूम से लाहौर नहीं भेजी जा सकती। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में कुछ ऐसे कोरिलेशंस हैं जो इस वेलोसिटी ऑफ लाइट से या लाइट सिग्नल से पहले इस्टेब्लिश हो जाते हैं। वो कोरिलेशंस क्या हैं, उनके लिए अगेन एक और थॉट एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने पेश करता हूँ, और इसको आसान है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है इसको समझना। फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं 2 जो हैं मतलब साहिब या अगर बच्चे होते तो मैं उनको यहाँ पे बुला लेता और उनके हाथ में मैं एक एक पॉइंटर पकड़ा दूँ और मैं उनकी आइज़ क्लोज़ कर दूँ, और फिर मैं डायरेक्शन सेट कर लूँ कि आपने इसको पॉइंट करना है या तो सामने या पीछे, या ऊपर या नीचे, या दाएं या बाएं। बेसिकली आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, लेकिन मैंने ये 6 सिमतें जो है ये सेट कर दी कि आपने इन सिमतों के अंदर पॉइंट करना है। अब बच्चों की आइज़ पे मतलब हाथ रखा हुआ है या उनको नज़र नहीं आ रहा है कि दूसरा बच्चा किस साइड पे पॉइंट कर रहा है, और फिर आप एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करो और फिर हर एक क्लिक के ऊपर आप कहो कि अच्छा अब आप कोई अपनी चूज़ करो डायरेक्शन, एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग स्नैपशॉट्स ऑफ दिस थिंग कि एक बच्चे ने इधर पॉइंट किया, दूसरे ने ऊपर पॉइंट किया, इसने इधर किया, उसने ऐसे कर लिया, और इस तरह से आपके पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा। ये आप विजुलाइज कर सकते हो ना, इस तरह का आप डाटा इकट्ठा कर सकते हो जिसमें 2 बच्चे जो एक दूसरे को नहीं देख रहे वो रैंडम डायरेक्शंस के अंदर अपना पॉइंटर को पॉइंट कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या ऐसा मुमकिन है, या अगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वांटम वर्ल्ड में जो है कोरिलेशंस कैसे होते हैं, तो आपको ये बात अजीब लगेगी कि अगर आप जब इस सारी डाटा को देखो बाद में तो आपको नज़र आए कि किसी भी टाइम पे दोनों बच्चों ने किसी एक साइड पे पॉइंट नहीं किया। आप ये समझ रहे हो कि अगर एक बच्चे ने यहाँ पे पॉइंट किया है तो दूसरा बच्चा किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है, लेकिन वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर सका। अगर एक एक्सिस पे वो दोनों ने चूज़ किया है तो दे विल ऑलवेज बी ऑपोजिट। अगर एक ने ऊपर पॉइंट किया है और अगर दूसरे ने इसी एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट किया है तो इट विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड्स। ठीक है, और इस तरह से मतलब आप ये जो 6 डायरेक्शंस हैं इनके अंदर जब आप उन बच्चों के डायरेक्शंस की कोरिलेशंस देख रहे हो तो आपको ये नज़र आएगा कि वो किसी भी टाइम किसी एक डायरेक्शन में दोनों नहीं है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर है। तो आपको यकीनन ये बात स्ट्रेंज लगेगी कि ऐसा होना, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो क्वांटम वर्ल्ड ऐसी वर्ल्ड है जहाँ पे ऐसा होता है। क्वांटम वर्ल्ड में हम यूँ करते हैं कि हम पार्टिकल जो है वो एक ऐसी जिस तरह से हम कह रहे हैं ना कि हम डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर पॉइंट कर सकते हैं, इस तरह से क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास स्पिन होती है। स्पिन एक क्वांटिटी है जिसको हम बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं, और स्पिन एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका हम सिर्फ एक कंपोनेंट मेजर कर सकते हैं, और वो कंपोनेंट या तो अप डायरेक्शन में होगा, या हम इस डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं, या हम डाउनवर्ड मेजर कर सकते हैं, या किसी भी डायरेक्शन में हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो अगर यही एक्सपेरिमेंट जो हमने बच्चों के साथ किया है, अगर हम 2 ऐसे पार्टिकल्स के साथ करें जो इंटेंगल्ड है, इंटेंगलमेंट भी क्वांटम मैकेनिक्स की एक ख़ास बात है जिसमें हम ऐसी स्टेट्स के अंदर पार्टिकल्स को बना सकते हैं कि जो टोटल पार्टिकल है, जो टोटल सिस्टम है उसकी स्पिन 0 है, उसकी स्पिन 0 है। इसका मतलब है कि अगर एक पार्टिकल की स्पिन अप है तो दूसरे की डाउन है, और अगर एक पार्टिकल की डाउन है तो दूसरे की अप है। ठीक है, ये अभी इस पर हम थोड़ी देर में बात, शायद हमें मौका मिलेगा स्पिन पे बात करने का और स्टेट्स पे बात करने का, लेकिन अभी हम जो है इस लोकेलिटी वाले पार्ट को इसी तरह से लेके चलेंगे। तो व्हाट वी कैन डू इज़, क्वांटम वर्ल्ड में हम ऐसे सिस्टम्स बना सकते हैं जिसके अंदर हम ये चीज़ सेट कर लें कि अगर एक पार्टिकल की डायरेक्शन एक सिम्त के अंदर है, एक पार्टिकल की स्पिन एक सिम्त में है, तो दूसरा पार्टिकल सेम सिम्त में नहीं आ सकता। अगर वो होगा तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, या वो फिर किसी परपेंडिकुलर या किसी भी और डायरेक्शन में होगा। ये बात समझ आई आपको? ओके, ये इसको मैं रिपीट कर सकता हूँ दोबारा, क्योंकि मुझे पता है मैंने इस पर मैथमेटिक्स वगैरह नहीं लिखी है और मैं ज़बानी बताना चाह रहा हूँ, और सब लोग फिजिक्स के स्टूडेंट्स नहीं भी होंगे, तो अगर किसी को ये बात नहीं समझ रही तो इसको मैं
कोशिश करता हूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की। ये बात दुरुस्त है, हम इससे आगे चलें। अच्छा, सो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम क्या करते हैं कि ये जो दो स्पिन्स हैं या इनको हम एक दूसरे से दूर ले जाते हैं। एक हम पार्टिकल को रखते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, दूसरे हम पार्टिकल को रखते हैं लाहौर में, और फिर हम दोबारा यही मेजरमेंट करते हैं कि आप डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर स्पिन को मेजर कर रहे हो और आपके पास डिफरेंट उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं कि यहाँ पे स्पिन अप है, यहाँ स्पिन डाउन है, कहाँ पे है। और फिर आप मेजरमेंट्स इतनी रैपिडिटी से करते हो कि जब आपने एक मेजरमेंट जहाँ की है और उसके 1 मिलीसेकंड से पहले आपने दूसरी मेजरमेंट लाहौर में परफॉर्म कर ली है, ठीक है। तो अब लोकेलिटी क्या कहती है? लोकेलिटी कहती है कि जो ये रिजल्ट था कि दोनों स्पिन्स कैन नॉट बी इन द सेम डायरेक्शन, ये रिजल्ट नहीं आना चाहिए। ये रिजल्ट क्यों नहीं आना चाहिए? कि अगर एक पार्टिकल स्पिन अप में है तो दूसरे पार्टिकल को मतलब उसको नहीं पता होना चाहिए कि पार्टिकल अप है या डाउन है। अगर उसको नहीं पता पार्टिकल अप है डाउन है तो उसकी कोई भी डायरेक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर उसको पता है कि पार्टिकल अप है और टोटल स्पिन 0 होनी है तो उसकी स्पिन डाउन होगी। यू गेट दिस पॉइंट? अच्छा, सो ये हमारे पास है क्वांटम कोरिलेशंस जो कि हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट को उससे ओवरकम करके। और इसको एक बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंट के अंदर बताया गया है कुछ अर्सा पहले, जो ये एक्सपेरिमेंट है। ओके, इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास अगेन इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट है। ये स्पिन्स के साथ नहीं है, ये एक और सिस्टम है, फोटॉन की पोलराइजेशन के साथ ये एक्सपेरिमेंट है। लेकिन ये भी हमारे पास उसी तरह से एक सिलसिला है कि हमारे पास फोटॉन है दो और उनकी पोलराइजेशन इस तरह से इंटेंगल्ड है कि अगर एक की पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल है तो दूसरे की वर्टिकल है, और अगर इसकी हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल है। और फिर अगेन आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर पोलराइजेशन को मेजर कर सकते हो, और एवरी टाइम यू चूज़ द सेम डायरेक्शन फॉर मेजरमेंट तो आपके पास ये परफेक्ट एंटी कोरिलेशन आ जाएगी। लेकिन अगर आपने रैंडम डायरेक्शंस के अंदर मेजरमेंट्स किए हैं तो फिर कोई कोरिलेशन नहीं होगी, ठीक है। जिस तरह से हमने बच्चों वाली एक मिसाल ली थी कि अगर वो दोनों एक एक्सिस के लॉन्ग मेजरमेंट करेंगे तो फिर वो परफेक्टली एंटी कोरिलेट होने चाहिए, लेकिन अगर वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मेजरमेंट कर रहे हैं तो फिर कोरिलेशंस पे कोई कदगन नहीं है, कोई कैद नहीं है। ओके, सो यहाँ पे ये स्पेस टाइम डायग्राम है उस एक्सपेरिमेंट की, और यहाँ पे हमारे पास जो ये एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। यहाँ हमारे पास सेंटर है, यहाँ से 2 फोटॉन एमिट होंगे, और एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस जगह पे पड़ा हुआ है और दूसरा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस जगह पे पड़ा हुआ है। और जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है ये टाइम है, ठीक है। और जो ये स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं ये लाइट सिग्नल है। इसका क्या मतलब है कि अगर इस जगह से एक फोटॉन एमिट होगा, एक लाइट एमिट होगी, तो वो इस पॉइंट तक इस टाइम से पहले नहीं पहुंच सकेगी, नो वे पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि जो फास्टेस्ट ट्रैवलर है वो लाइट है, और लाइट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लगेगा कि वो ये पाथ चूज़ करेगी। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अब ये करते क्या है कि ये हमारे पास बेसिकली यहाँ से, और ये जो आपको बार नज़र आ रही है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखो, इस बार के बिल्कुल ये वो पॉइंट है जहाँ से आपने इंटेंगल्ड पार्टिकल्स इस विंडो के दौरान इमर्ज हुए हैं। सो अगर आप देखो कि उसका बिल्कुल जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से एक जो लाइट का सिग्नल है वो एक इस तरफ आपने देखा वो कहाँ तक जा रहा है, और आपने देख लिया कि वो दूसरे एंड पे कहाँ तक जा रहा है। और दूसरे एंड पे मतलब फॉर एग्जांपल इस जो आपका यहाँ पे मेजरमेंट सेटअप पड़ा हुआ है वो इस पॉइंट पे इंफॉर्मेशन पहुँचेगी अगर वो लाइट की रफ्तार से आएगी, ठीक है। और इससे पहले ये वो विंडो है जिसके अंदर वो डायरेक्शन सेट कर रहे हैं कि आपने मेजरमेंट करनी किस डायरेक्शन में। ओके, सो इसका मतलब है कि जिस टाइम फोटॉन एमिट हुआ अपने सोर्स से, जितनी देर में वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन हाइपोथेटिकली भी आपके पास आ सकती है। जैसे अगर आप लाहौर में बैठे हुए तो लाहौर में 1 मिलीसेकंड चाहिए, उससे पहले आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने मेजरमेंट किस डायरेक्शन में करनी है। और ये दोनों ने, एक इस एंड के ऊपर भी आपने ये डिसाइड कर लिया और एक आपने इस एंड पे भी डिसाइड कर लिया। ये बात क्लियर होगी? अभी आपने मेजरमेंट नहीं की, अभी आपने ऑपरेटर सेट किया। अच्छा, अब ये वो टाइम है जिस दौरान आप मेजरमेंट ऑपरेटर सेट कर रहे हो। यहाँ पे मेजरमेंट ऑपरेटर्स आपने डिसीजन ले लिया, आपने एक्सपेरिमेंट को सेट कर दिया, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप, ये टाइम के अंदर है, दिस इज ओके। सो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपने फैसला करना स्टार्ट किया कि मैंने मेजरमेंट किस डायरेक्शन में करनी है। और आप देखो कि यहाँ से एक और लाइट सिग्नल जा रहा है और वो आपके इससे पहले स्टार्ट हो रहा है।
और ये कहाँ तक जाता है, ये एक आपके जो ऑब्जर्वर है जिसने मेजरमेंट करनी है, ये उसके डिसीजन लेने से कि उसने किस डायरेक्शन में मेजरमेंट करनी है उससे पहले ये स्टार्ट होगी लाइट सिग्नल, और ये दूसरे एंड पे किस टाइम पहुंचेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करता हुआ जिस टाइम पे दूसरे एंड पे मेजरमेंट हो चुकी होगी। यू गेट दिस पॉइंट? मतलब ये बड़े एक रिमार्केबल वे में आप वेलोसिटी ऑफ लाइट को, लोकेलिटी को बीट कर रहे हो कि आपने फोटॉन्स को एक सोर्स से एमिट करवाया, फोटॉन के जहाँ पे मेजरमेंट सेटअप आपका है वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट से इंफॉर्मेशन पहुँचने से पहले पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने किस डायरेक्शन में मेजरमेंट करनी है, ठीक है। और फिर जब आपने एक्चुअल मेजरमेंट की तो जो दूसरे एंड की जो इंफॉर्मेशन थी कि उसने मेजरमेंट किस डायरेक्शन के अलॉन्ग वो ले रहे हैं, वो भी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँच सकती। इज दिस थिंग क्लियर? अच्छा, अगर इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को तो आप ये मानते हो कि ये जो ऑब्जर्वेशन एक एंड पे हुई और ये जो ऑब्जर्वेशन दूसरे एंड पे हुई, दे आर नॉट कनेक्टेड बाय लोकेलिटी इन नो वे। कोई तरीका नहीं है कि यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन इस जगह पे पहुँच जाए, राइट? और अगर यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन हुई है और यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन हुई है उसमें उसी तरह की कोरिलेशन मिल जाए जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था कि अगर एक पार्टिकल जो है स्पिन की, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक स्पिन इस डायरेक्शन में है तो दूसरी मस्ट बी इन द अदर डायरेक्शन, एक अपवर्ड है तो दूसरी मस्ट बी डाउनवर्ड। तो इस सारी कहानी का मकसद या मतलब क्या होगा कि नेचर में लोकेलिटी नहीं है, नेचर अलाउज फॉर नॉन लोकल कोरिलेशन। और ये बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है, 2015 के अंदर हुआ है। और ये अकेला एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था ना कि EPR पैराडॉक्स एक सबसे बड़ा चैलेंज था क्वांटम थ्योरी के लिए, तो उसको एड्रेस करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जिनमें से एक ये बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंट था। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉक, जिसमें हमने लोकेलिटी की बात की थी। और इसकी जो समरी होगी वो ये होगी कि नेचर अलाउज फॉर नॉन लोकल कोरिलेशंस बिटवीन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ये एक्सपेरिमेंट बहुत खूबसूरत तरीके से शो कर रहा है। अच्छा, अब इससे मुतल्लिक कोई और मज़ीद सवालात भी जहनों में पैदा होते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा होता है, ये चीज़ हमें बताई गई होती है कि अगर आप वेलोसिटी ऑफ लाइट को ब्रेक करोगे तो फिर कॉज़ैलिटी ब्रेक हो जाएगी, और फिर ये शायद पॉसिबल हो जाएगा कि इन्फॉर्मेशन जो है वो फास्टर देन लाइट जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। हम टॉक के एंड के ऊपर अगर आपको सवाल होगा तो हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। आज की टॉक से इसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको मैं मेंशन कर देता हूँ कि कॉज़ैलिटी थ्रेटेंड बाय क्वांटम नॉन लोकेलिटी इज रिस्टोर्ड थैंक्स टू क्वांटम इंडिटर्मिनिज्म। इसका क्या मतलब है? अगर आपका सवाल होगा तो मैं उसको बिल्कुल एड्रेस करूँगा। एंड वी कैन नॉट सेंड इन्फॉर्मेशन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, बट वी कैन गेट सम। चलें, इसके बाद हम अब नेक्स्ट अपने हिस्से पे जाते हैं टॉक के, जिसमें हमने लोकेलिटी के बाद क्वांटम मैकेनिक्स को रिव्यू करने के, क्वांटम है क्या, हम कैसे करते हैं, और फिर हमने बात करनी है रियलिटी की। ये वो है जिस तरह से मैं सर आगे चलने से पहले इससे तो हमें सिर्फ ये पता चलता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स के असम्पशंस है वो बिल्कुल ठीक है, हमें उसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है कुछ। हाँ, सो दिस जस्ट अ कन्फर्मेशन ऑफ व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। ये कि हम हमेशा कोरिलेशंस तो अस्यूम करते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं। डेंसिटी मैट्रिक्स बनाते हुए हम एक कोऑर्डिनेट को ख़त्म कर लेते हैं, सम ओवर दैट, उससे कोरिलेशन ख़त्म नहीं होता। तो ये अच्छा एक्सपेरिमेंट है इस लिहाज से कि वही चीज़ हमें मिली जिसकी हमें तवक्को थी। बिल्कुल एग्जैक्टली, और कुछ नहीं है। हाँ, और कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन मैं मतलब इसको इस तरह से मुझे इस पे बात करने की ज़रूरत पड़ी कि अगर ये जो मैंने ये आपके सामने पेश किया था ना, ये रिज़ल्ट ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं, इफ़ वन होल्ड्स फास्ट टू द अजम्पशंस ऑफ लोकेलिटी एंड फ्री चॉइस, दिस रिजल्ट इम्प्लाइज दैट क्वांटम थ्योरी शुड बी इंटरप्रेटेड इन एन ऑब्जर्वर डिपेंडेंट वे। तो वो मतलब इसको लेके आ रहे हैं कि लोकेलिटी हो सकती है, तो मतलब उसको रूल आउट करने के लिए कि अच्छा ठीक है, अगर हम इस रिज़ल्ट को मान भी लेते हैं तो भी हमारे पास गुंजाइश आ गई कि लोकेलिटी हमारे पास बहरहाल नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि अगर लोकेलिटी नहीं है तो फिर ये रिज़ल्ट इंप्लाई नहीं कर रहा कि आपके पास जो रियलिटी है वो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मैंने इस वजह से इस पर बात की क्योंकि यहाँ पे ये इसको मेंशन कर रहे हैं, लोकेलिटी का जिक्र आ रहा है। ओके, सो इससे चलें आगे आप जी, प्लीज़।
सर इसमें फ्री चॉइस का आपने कहा कि देयर कैन बी वन ऑफ दीज थ्री थिंग्स, लोकेलिटी, फ्री चॉइस, कैन इट बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री, टू ऑफ एनी ऑफ दीज थ्री? इनमें से कोई एक जो है वो मतलब वो एक मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज लिखते हैं, बेल टाइप इनइक्वालिटीज इनको बोलते हैं, और फिर उनको लिखने में जो उन्होंने एजम्पशंस की होती हैं उसको मेंशन कर देते हैं कि अच्छा ये एजम्पशंस अगर दुरुस्त हैं तो फिर ये इनइक्वालिटी होगी। सर इस एक्सपेरिमेंट में फॉर एग्जांपल हाउ डज, लेट्स अज्यूम देयर इज नो फ्री चॉइस, देन हाउ डज दैट अफेक्ट दिस एक्सपेरिमेंट? नहीं, इफ दे हैव फ्री चॉइस, इफ दे डोंट हैव फ्री चॉइस, तो तब ये होगा कि अगर फ्री चॉइस नहीं होगी, हमने बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, सॉरी हाँ मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ, नहीं सर मेरे पास सेटअप की स्लाइड नहीं है, वो मेरे पास पीडीएफ में कहीं पड़ा होगा, लेकिन मेरे पास स्लाइड में नहीं है, तो लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ, लेकिन कुछ ज़रा अरेंजमेंट बता सकते हैं कि क्या एक्चुअली इक्विपमेंट किस तरह से सेटअप हुआ है? सर वो मैं अगर आप अभी दिखा दूं या फिर मैं पीडीएफ ढूंढ के मैं बाद में बता दीजिए, लेकिन वो उसके अंदर लेकिन मेरा जो है ना वो मतलब ये रिजल्ट मुझे लगता है कि शानदार है इसकी जो एक्सपेरिमेंट टेक्निक डिटेल्स है वो सब। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन है ना कि फ्री चॉइस की क्यों ज़रूरत है, देखो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये बच्चे हैं ना जिनको मैं कह रहा हूँ कि तुम डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट करो, अगर बच्चों को मैंने पहले से डांटा हुआ है या मैंने उनको पहले से बताया हुआ है कि खबरदार तुमने इस डायरेक्शन में नहीं करना या तुमने ये मेजरमेंट नहीं करनी, तो फिर तो ये मैं रिज़ल्ट को जो है वो ख़राब कर रहा हूँ ना, उसको वो कर रहा हूँ, क्या उसको कहना चाहिए कि मतलब कोरिलेशंस खुद से बना रहा हूँ। अब यहाँ पे जो मेजरमेंट इस जगह पे हो रही है, इस जगह पे उन्होंने कोई डायरेक्शन सेट करनी है कि किस डायरेक्शन में मेजरमेंट करनी है, इस डायरेक्शन पे उन्होंने कोई इस जगह कोई डायरेक्शन सेट करनी है कि किस डायरेक्शन में मेजरमेंट करनी है। अगर फ्री चॉइस नहीं है तो फिर कोई एजेंट जो है वो ये डिसाइड कर देगा कि अच्छा ये वाली अगर ये डायरेक्शन थी तो इसके पास ये डायरेक्शन होगी। इस वजह से मैं फ्री चॉइस इज दिस फ्री चॉइस इन द थ्योरेटिकल या फिलोसॉफिकल सेंस फ्री विल वाली फ्री चॉइस है क्या है? मेरे ध्यान में तो ये है कि फ्री विल से ही फ्री चॉइस आनी चाहिए, उसके अलावा तो नहीं होनी चाहिए। कि अगर बेसिकली आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने कोई डायरेक्शन चूज़ करनी है कि मेरे पास एक पार्टिकल आएगा, मैंने उस पार्टिकल की पोलराइजेशन चेक करनी है। अब वो पोलराइजेशन मैं इस डायरेक्शन में भी चेक कर सकता हूँ, मैं इस डायरेक्शन में भी चेक कर सकता हूँ, मैं इस डायरेक्शन में भी चेक कर सकता हूँ। अगर ये सर इंसान की जगह कोई क्वांटम सिस्टम हो जो ये डिटरमिन करे कि कौन सी चॉइस होगी, बेसिकली यहाँ पे जो है ये मतलब इंसान जो है इतने कम टाइम के अंदर मेजरमेंट वो सेटअप नहीं कर सकता। मतलब यहाँ से ये आपके पास यहाँ पे ये 30 मीटर की स्पेस है, तो लेट्स अज्यूम दिस इज एट द सन, इट विल टेक 8 मिनट्स टू गेट देयर, और दूसरा सर कहीं और कर लेते हैं इसी तरीके से, लेट्स मेक दिस बिग, तो फिर ताकि मतलब वो टाइम का स्केल हमारा थोड़ा बड़ा हो जाए। मतलब कि सर अगर इफ द ह्यूमन बीइंग मेकिंग द डिसीजन हियर इज रिप्लेस्ड बाय सम less complicated quantum system and that is making a decision what thing to measure here, in which direction to measure, yes, how does that affect the outcomes and does that restore it will not affect the outcome. Does that restore locality and the other thing that we are giving up? नहीं, locality को तो हम clearly beat कर रहे हैं कि locality ये होती है कि अगर ये even अगर ये जो बार है इस जगह पे मौजूद होती और ये जो बार है वो इस जगह पे मौजूद होती तो ये कहा जा सकता था कि अच्छा क्वांटम थ्योरी तो हमें नहीं बता रही, लेकिन शायद कोई हिडन वेरिएबल्स हैं जिनका भी हमें नहीं पता। बेसिकली जो आइंस्टाइन का आइडिया था, और वो ये कह रहा था कि शायद यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद थी किसी हिडन वेरिएबल में थी और वो ट्रैवल करके यहाँ चलेगी। इसकी एक और बड़ी मदद कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये बुक्स में लिखी भी होती है। आपके पास एक बॉक्स है, 2 बॉक्स हैं, और अगर आपने एक बॉक्स एक कॉइन को टॉस किया और उसका जो रिजल्ट आया वो आपने एक बॉक्स में डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल हेड, और दूसरे में टेल आपने दूसरे बॉक्स में डाल दिया, अब वो 2 बॉक्सेस आपने एक को चांद पे भेज दिया, दूसरे को आपने मरीख पे भेज दिया, बहुत दूर भेज दिया, ठीक है। अब जो एक जगह पे एलिस बैठी हुई है एक बॉक्स को खोलेगी, बॉब दूसरी जगह दूसरे बॉब को खोले उस बॉक्स को खोलेगा, और बॉक्स खोलने से पहले उनको नहीं पता कि इसमें हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। और जैसे ही एलिस अपना बॉक्स खोलेगी उसको उसी टाइम पता चल जाएगा कि बॉब के पास ऑपोजिट रिजल्ट है। यहाँ पे लोकेलिटी बीट नहीं होती। यहाँ पे लोकेलिटी क्यों नहीं बीट होती? क्योंकि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो पहले से मौजूद थी। आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, एलिस और बॉब के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन इंफॉर्मेशन मौजूद थी, सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी, आप जो कहो कायनात के पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी। बॉक्स के अंदर या तो हेड था या टेल था। उस चीज़ को ओवरराइड करने के लिए हमारे पास ये सेटअप है कि अगर यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन मौजूद भी थी तो वो इंफॉर्मेशन इस टाइम से पहले अवेलेबल नहीं थी,
ठीक है। और उस दौरान अगर आपने सेटअप एक डिज़ाइन कर लिया और फिर आपने जो मेजरमेंट की, जब आपने उसने डिसाइड किया कि मैंने किस डायरेक्शन में मेजरमेंट करनी है, उससे पहले दूसरी जगह पे मेजरमेंट हो गई, तो इस सेटअप की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद नहीं थी। सो बेसिकली लोकेलिटी को जो चीज़ यहाँ पे कर रही है ना, ब्रेक कर रही है, वो ये लाइंस है, इनको हम लाइट कोन बोलते हैं। लाइट कोन का मतलब है कि यहाँ से कोई इवेंट अगर स्टार्ट होगा, उसका असर इस ब्लू लाइंस के अंदर रहना चाहिए, इससे बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। इस तरह यहाँ पे जो लाइट सिग्नल है, इसका जो सारा असर होगा वो यहाँ पे रहेगा, इससे नीचे नहीं आ सकता। सो लोकेलिटी को हम बेट कर रहे हैं यूजिंग द लाइट सिग्नल जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। फ्री चॉइस जो है वो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर लहदा से जम्पशन है कि शायद कोई ऐसी चीज़ हो कि यहाँ पे एलिस और बॉब जो है उनको शायद किसी ने डायरेक्ट कर दिया हो कि तुम लोगों ने इस तरह की अगर मेजरमेंट करोगे तो मेरे पास इसी तरह के कोरिलेशन आएंगे और उन कोरिलेशन से मैं ये इनइक्वालिटी को प्रूव कर दूंगा, डिसप्रूव कर दूंगा। सो फ्री चॉइस की ज़रूरत हमें यहाँ पे मौजूद है, लोकेलिटी के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है जी। सर फ्री चॉइस की अगर ज़रूरत मौजूद है, आप कह रहे हैं कि इसको सेटिंग चॉइस किया गया, मतलब इसको फ्री चॉइस तो नहीं ना हुई है? नहीं, फ्री चॉइस देखो ये है कि मेरे पास ना ये एक लाइट है, यहाँ से मेरे पास कोई एक पार्टिकल आ रहा है, मैंने उसकी पोलराइजेशन चेक करनी है, ठीक है। और यहाँ पे से केस से इंटेंगल्ड एक और लाइट है, उससे भी एक पार्टिकल आ रहा है, तो मेरे दोस्त ने वहाँ पे उसकी पोलराइजेशन सेट करनी है। अब फ्री चॉइस का मतलब ये है कि मैंने जब मेजरमेंट कर रहा हूँ तो मैंने पोलराइजर रखना है। अब ये मैंने किस डायरेक्शन में रखना है, मैं इस डायरेक्शन में रखूँ, मैं इस डायरेक्शन में रखूँ, मैं किस डायरेक्शन में रखूँ, ये मेरी फ्री चॉइस होनी चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को दुरुस्त होने के लिए। क्योंकि अगर ये मेरे पास फ्री चॉइस नहीं होगी और मैं अपने दोस्त को देखे कि अच्छा उसने इस तरह से रखा था तो मैं भी इस तरह से रख लेता हूँ, या उसने इस तरह से रखा था तो मैं किसी और डायरेक्शन रख लेता हूँ, तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो जो है वो काबिले एतबार या काबिले भरोसा नहीं होंगे। अच्छा, मतलब इधर वो दोनों डिफरेंट जगह पे दो डिफरेंट जगह पे हैं, इनके दरमियान यहाँ पे ये 60 मीटर का फासला है, ठीक है। एक सेटअप यहाँ पे है, एक सेटअप यहाँ पे है, और वो मेजरमेंट कर रहे हैं। इसको बिल्कुल आप उस तरह से ले सकते हो जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि दो बच्चे हैं यहाँ पे, उनके हाथ में पॉइंटर्स हैं और वो डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो अब और हमने 3 एक्सिस डिफाइन कर दिए हैं, एक एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सो और वो अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन के अंदर चूज़ कर रहे हैं। सो अगर तो वो दोनों एक एक्सिस चूज़ कर लेंगे तो उनके पॉइंटर मस्ट बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन अगर वो डिफरेंट एक्सिस चूज़ करते हैं तो फिर कोई कतई नहीं है कि एक ने किसी डायरेक्शन में कर दिया, दूसरे ने ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया। जो चीज़ नहीं होगी वो ये नहीं होगी कि दोनों किसी एक डायरेक्शन में नहीं होंगे, दोनों इस तरफ नहीं हो सकते, दोनों इस तरफ नहीं हो सकते। और हम फिर ये कैद भी हटा देते हैं कि आपने सिर्फ इन 6 डायरेक्शन में करना है, आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर मेजरमेंट कर लो। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों क्वांटम कोरिलेशंस के मुकाबले के सिलसिले में कि दोनों पॉइंटर एक डायरेक्शन में हो। Any other questions? Okay. So next we talk about what is quantum mechanics. Quantum mechanics basically है क्या? So quantum mechanics is a theory that allows us to calculate, और ये फिर बाद में मैंने इसमें ऐड किया है कि and understand the probabilities of random events happening in the nature at the very fundamental level. फंडामेंटल लेवल का मतलब ये है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर और एनर्जी के, अगर हम उनके इंटरेक्शंस को देखें तो वो रैंडम होते हैं, उनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन उनकी जो अकरेंस की प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हम देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके। और क्वांटम थ्योरी हमें ये बताती है कि अच्छा ये जो प्रोबेबिलिटीज़ है ये क्यों इस तरह की आ रही हैं और इनको हमने कैसे कैलकुलेट करना है। ये बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स है क्या, और हम ये करते कैसे हैं। उसके लिए हम लीनियर अलजेब्रा से चीज़ें बोरो करते हैं। और बहुत सादा लफ्ज़ों में अगर बताया जाए कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि किसी भी क्वांटम सिस्टम के साथ हम एक वेक्टर एसोसिएट करेंगे। वेक्टर हमें पता है कि ये क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स में हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ वेक्टर की डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। और डायरेक्शन आप जिस तरह से ये देख सकते हो कि ये इसको मैं किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता हूँ, एक वेक्टर है। सो अगर मेरे पास कोई 3 लेवल क्वांटम सिस्टम है तो ये उसकी एक स्टेट है, ये उसकी कोई एक और स्टेट है, ये कोई और स्टेट है। तो जैसे जैसे मैं इसको घुमाता जा रहा हूँ वैसे वैसे उस क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स चेंज होती जा रही हैं, ठीक है। अब इसमें हमें एक और मज़ीद चीज़ चाहिए। अब ये जो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं इनमें से कुछ डायरेक्शंस को हमें ख़ास मायने देना पड़ता है, हम उनके साथ अटैच करते हैं मेजरमेंट रिजल्ट्स
कि कुछ ख़ास डायरेक्शंस ऐसी हैं जिनका एक ख़ास फिज़िकल रियलिटी से ताल्लुक़ है। वो उसकी हम एक मिसाल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ 3 लेवल सिस्टम अगर हमारे पास एक 2 लेवल सिस्टम है, जैसे हमारे पास एक क्वांटम सिस्टम है जिसमें एक ग्राउंड स्टेट है और एक एक्साइटेड स्टेट है। हम कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब 2 लेवल सिस्टम के लिए ये पॉइंटर कैसे मूव करेगा? ये एक प्लेन के अंदर मूव करेगा, राइट, क्योंकि थर्ड डायरेक्शन नहीं है। और यहाँ पर हमने 2 डायरेक्शन चूज़ करनी है। हम यूँ चूज़ कर लेते हैं कि अच्छा ये पॉइंटर इस डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब सिस्टम ग्राउंड स्टेट में है, और अगर ये इस डायरेक्शन में होगा इसका मतलब सिस्टम एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। सो इस स्टेट के अंदर एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस स्टेट के अंदर एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और अगर सिस्टम कहीं इनके दरमियान में है तो उस वक्त हम बोलेंगे ये सुपर पोजिशन स्टेट में है। ये एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पे इसका कुछ पोर्शन जो है हमारी इस डायरेक्शन के साथ है और कुछ पोर्शन हमारी सेकंड डायरेक्शन के साथ है। और इस स्टेट के अंदर जिसको सुपर पोजिशन स्टेट बोलते हैं, इसमें इस पार्टिकल की एनर्जी डेफिनेट नहीं होगी, वो रियल नहीं होगी। हम नहीं बात कर सकेंगे कि इस पार्टिकल की क्या एनर्जी है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे 2 तरह की एवोल्यूशंस होती हैं। एक को हम बोलते हैं यूनिटरी एवोल्यूशन। यूनिटरी एवोल्यूशन ये होती है कि मेरे पास एक पार्टिकल जहाँ पे था एक स्टेट इस तरह से थी और वो रोटेट होकर इस तरह से आ गई, या वो रोटेट होकर ऐसे आ गई, या वो इस तरह से आ गई, और उसको रिवर्सिबल मैनर में मैं वापस भी रोटेट कर सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं यूनिटरी एवोल्यूशन। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी थोड़ी देर बाद डिस्कशन करते हुए। और एक ये होती है जिसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट के टाइम पे क्या होता है कि हमने जो डायरेक्शंस चूज़ की होती हैं, जो हमने यहाँ पे की थी कि ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। अब ये पॉइंटर किसी भी डायरेक्शन में होगा, जब आप मेजरमेंट करोगे तो ये रैंडमली या तो इस स्टेट में आ जाएगा, इसका मतलब होगा कि पार्टिकल की एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, या ये इस तरफ चला जाएगा और इसका मतलब होगा पार्टिकल की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और दैट विल बी द मेजरमेंट रिजल्ट। ठीक है, और हम ये नहीं बता सकते कि ये नीचे इस स्टेट में जाएगा या उस स्टेट में जाएगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि अगर ये बिल्कुल सेंटर में इस तरह से 45 एंगल के ऊपर है तो फिर इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि इधर भी आ सकता है और ये इधर भी जा सकता है ऑन मेजरमेंट। ठीक है, लेकिन अगर ये पहले से ही इस तरह से है तो देन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मेजरमेंट के ऊपर ये इस एक्सिस के लॉन्ग आएगा एज़ कम्पेयर टू गोइंग इन दिस डायरेक्शन। जा सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी कम होगी। इस तरह से अगर ये पहले से इस तरह से मौजूद है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि ये मेजरमेंट पे इस जगह आ जाएगा, और अगर इस जगह आ जाएगा तो एनर्जी इसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, और अगर ये इस तरफ आएगा तो इसकी एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ये अब वो साहब आज आई नहीं है, लेकिन अगर आज होते तो मैं उनसे पूछता कि इससे ज़्यादा सादा अल्फाज में क्वांटम थ्योरी अगर सर लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे टॉक की थी ना, तो वो फिर मेरा ख्याल था कि मैंने बड़े सादा अल्फाज में बात की है, बट देर वर फ्यू कमेंट्स जिसमें वो कह रहे थे कि नहीं अभी आप लेमैन लेवल पे नहीं आए हो। ओके, नाउ वी मूव टू द इंटरेस्टिंग स्टफ। नाउ वी टॉक अबाउट क्वांटम रियलिटी कि क्वांटम रियलिटी है क्या। अभी हमने एक चीज़ देख ली कि जिस तरह से इसी 2 लेवल सिस्टम को हम बार बार लेके चलते हैं कि अगर ये सिस्टम मेरे पास इस जगह पे है सुपरपोजिशन स्टेट में है तो इस टाइम पे इसकी कोई एनर्जी हम एक मैथमेटिकल ट्रिक करके कोई एनर्जी की वैल्यूज़ के साथ लगाते हैं, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल सा मतलब एक प्रोसेस है, उसकी कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस ऐसी नहीं है। जो इस स्टेट के अंदर एनर्जी डेफिनेट नहीं है। एनर्जी क्या होगी? अगर ये इस स्टेट में होगा तो इसकी एनर्जी मौजूद होगी, या ये इस स्टेट में होगा तो हमें इसकी एनर्जी पता होगी क्या है। अब क्वांटम रियलिटी इट कम्स इनटू बीइंग एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। जब आप मेजरमेंट करते हो तो सिस्टम किसी भी स्टेट से किसी डेफिनेट स्टेट के अंदर जंप कर जाता है, और जब वो किसी डेफिनेट स्टेट में जंप कर जाता है उस टाइम के ऊपर क्वांटम रियलिटी क्रिएट होती है। और वो रियलिटी क्या होती है कि वो उस डायरेक्शन के साथ जो भी आपने वैल्यूज़ एसोसिएट की हुई हैं वो उसका रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से रियलिटी इज़ मेजरमेंट डिपेंडेंट। ठीक है, अब मेजरमेंट नहीं करोगे तो उससे पहले रियलिटी अगर है तो आपको उसका पता नहीं है। शायद किसी ने पहले मेजरमेंट किया तो उसको पता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह से अब ये सुपरपोजिशन स्टेट में है तो इस टाइम पे इसकी एनर्जी की रियलिटी पे बात करना इतना आसान नहीं है कि वो है कि नहीं है। ओके, देन देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम, रियलिटी इज़ शॉर्ट लिव्ड। रियलिटी शॉर्ट लिव्ड इस तरह से है कि क्वांटम सिस्टम बड़े डेलिकेट सिस्टम्स होते हैं। सो जब आप इस पर मेजरमेंट करते हो तो मेजरमेंट प्रोसेस के दौरान जो आपका सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि अब फिर उसके बाद बात करनी कि अच्छा वो इसको आप वेरीफाई करना चाहो तो वो फिर पॉसिबल नहीं होगा,
कि रियलिटी आपने एक मेजरमेंट के नतीजे में क्रिएट होती है और फिर आम तौर पे एक दूसरे मेजरमेंट के अंदर वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो बहुत थोड़ी देर के लिए रियलिटी मौजूद एग्जिस्ट करती है। इसी वजह से इसके ऊपर झगड़ा है कि वो किस तरह की है। सो अगेन कैन रियलिटी भी क्रॉस चेक्ड? क्रॉस चेक करने के लिए तो यही है ना कि आपने कोई इस तरह की आप मेजरमेंट करो कि उस मेजरमेंट के नतीजे के अंदर सिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं हो और फिर आप उसकी मेजरमेंट कर सको। लेकिन इसका एक और आसान सा भी हम हल सोचते हैं। वो आसान सा हम ये सोचते हैं कि सपोज़ हमारे पास कोई पार्टिकल्स हैं और वो सब के सब इस डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं। हमने कोई ऐसा सेटअप बनाया है कि हमारे पास कोई पार्टिकल्स है, अगेन 2 लेवल सिस्टम्स है जिसमें ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट है, और सब के सब पार्टिकल इस स्टेट के अंदर आ रहे हैं। अगर सब के सब पार्टिकल इस स्टेट के अंदर आ रहे हैं तो अब एक बंदे ने मेजरमेंट की, उसके बाद ये रिज़ल्ट आ गया, दूसरे बंदे ने मेजरमेंट की, उसके बाद ये रिज़ल्ट भी आ सकता है, उसके बाद कोई और रिज़ल्ट भी आ सकता है, तीसरे बंदे के पास अगेन ये रिज़ल्ट भी आ सकता है, ये रिज़ल्ट भी आ सकता है। तो इस तरह से आप अगर देखो तो आपको लगेगा ये कि जैसे उस पेपर का क्लेम है कि रियलिटी इज़ ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, कि आपने जो मेजरमेंट की उसके लिए आपको रिज़ल्ट आ गया, किसी दूसरा साहब मेजरमेंट करेंगे तो शायद उनके पास कोई और रिज़ल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे जो ख़ास बात है वो ये होगी कि जब बेसिकली क्वांटम थ्योरी क्या बताती है कि प्रोबेबिलिटीज़ बताती है कि प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, और जब आप प्रोबेबिलिटीज़ को काउंट करोगे तो वो कोई भी ऑब्जर्वर मेजर करेगा उसके बाद सेम तरह की प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अब एक और इशू है। वो एक और इशू ये है कि आप डिफरेंट मेजरमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो सिस्टम के ऊपर। ये तो मैंने 2 लेवल सिस्टम की बात की ना, जिसके अंदर आपने कहा कि ये ग्राउंड स्टेट होगी, एक्साइटेड स्टेट होगी। लेकिन इससे पहले मैंने बात की थी स्पिन की, कि आप स्पिन को भी मेजर कर सकते हो। अब स्पिन एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इनकम्पैटिबल है। इसका मतलब है कि अगर आप स्पिन का एक्स कंपोनेंट मेजर करते हो तो उसके वाई और जेड कंपोनेंट की आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अगर आप स्पिन का वाई कंपोनेंट को मेजर करते हो तो आपके पास एक्स और जेड की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो जिस तरह का, एक तो ये है ना कि आपने एक ही तरह का मेजरमेंट किया तो भी डिफरेंट ऑब्जर्वर के पास डिफरेंट रिजल्ट्स आए, ये एक सूरत हाल है। अब ये चीज़ है कि अब दूसरे साहब जो हैं वो मेजरमेंट ही किसी और चीज़ की कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास एक और तरह की रियलिटी आएगी। सही है? तो यहाँ से भी हमें ऐसा लगेगा कि शायद ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट रियलिटी है। लेकिन मैं आपको कन्विंस करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, हमारे पास स्टिल कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी मौजूद है। वो किस तरह से मौजूद है? उसके लिए व्हाट वी इमेजिन इज़ कि हमारे पास एक टॉय यूनिवर्स है, ठीक है, जिसके अंदर जो सब्जेक्ट्स बैठे हुए हैं वो स्पिन की मेजरमेंट करते हैं। स्पिन को यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉक हुई थी कुछ अर्सा पहले EPR पैराडॉक्स पे, जिस पे एक स्टूडेंट ने बताया था कि स्पिन को हम बड़े इजीली स्टर्न-गरलैक टाइप एक्सपेरिमेंट में मेजर कर सकते हैं, कि बेसिकली स्पिन की वजह से एक चीज़ होती है पार्टिकल के पास जिसको मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, और अगर एक ख़ास तरह की मैग्नेटिक फील्ड से जब वो पार्टिकल गुजरता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जो उसको किसी ऊपर या नीचे या किसी डायरेक्शन के अंदर डिपेंडिंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसको डिफ्लेक्ट कर देती है, और उससे हमें स्पिन का पता चल जाता है कि इसकी स्पिन क्या थी। अच्छा, सो हमारे पास एक टॉय यूनिवर्स है, उस टॉय यूनिवर्स के अंदर लोग मौजूद हैं और वो स्पिन की मेजरमेंट कर सकते हैं, और उस टॉय यूनिवर्स से बाहर गॉड है जो एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल्स को तैयार करके भेजता जा रहा है, ठीक है। और अब यूनिवर्स के अंदर जितने लोग हैं उनका ये काम है कि वो डिकोड करें कि जो मेरे पास पार्टिकल्स आ रहे हैं वो उसकी स्पिन की डायरेक्शन क्या है। सही है? अब जब ये यूनिवर्स के अंदर आप सब्जेक्ट्स बैठे हुए हैं तो अब उनको ये नहीं पता कि हमने किस डायरेक्शन के अंदर मेजरमेंट करनी है। सो हर एक के पास डिफरेंट मेजरमेंट डिवाइस तो सेम होगी, लेकिन जैसे हर एक डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर उसको सेट कर सकते हैं। ओके, सो अब सूरत हाल क्या होगी? सूरत हाल ये होगी कि एक साहब ने जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेजरमेंट की स्पिन की और उनके पास कोई रिजल्ट आ गया, उसको बोलते हैं वो स्पिन अप है, स्पिन डाउन है। स्पिन का रिजल्ट हमेशा 2 ही वैल्यूज़ आएंगी, या स्पिन अप आएगी या स्पिन डाउन आएगी। तो उनके लिए रियलिटी क्या बन गई कि पार्टिकल कमिंग फ्रॉम द गॉड इज स्पिन अप अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये उनकी रियलिटी हो गई। दूसरे साहब हैं, उन्होंने किसी और डायरेक्शन में मेजरमेंट की, से कि वाई डायरेक्शन में, और उनके पास रिजल्ट आ गया कि जो स्पिन है वो वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड है, ठीक है। अब ये दोनों डिफरेंट रियलिटीज़ आ गई। इस तरह से जैसे जैसे डिफरेंट लोग एक्सपेरिमेंट्स करते जाएंगे हर एक के पास डिफरेंट रिजल्ट आता चला जाएगा। इससे फिर हमें बाहर ये लग रहा है कि शायद रियलिटी जो है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, लेकिन क्या आपके ख्याल में वाकई ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, या रियलिटी जो है ऑब्जेक्टिव रियलिटी एक मौजूद है जो गॉड सेट कर रहा है, जिस डायरेक्शन जो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो एक गॉड डायरेक्शन है जिसके अंदर पार्टिकल आ रहा है,
उसकी कोई ना कोई मतलब मानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। जब आप मेजरमेंट करते हो तो फिर आपके पास एक आ जाती है सब्जेक्टिव रियलिटी, और वो सब्जेक्टिव रियलिटी आपकी आप उसमें झगड़ भी सकते हो। ये हो सकता है कि आपके पास जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्पिन अप आई, लेकिन किसी और साहब के पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्पिन डाउन आ गई। तो इस तरह के ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं उसको मैं कहूँगा, मैं उसको सब्जेक्टिव रियलिटीज़ कहूँगा। डिफरेंट सब्जेक्टिव रियलिटीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेजरमेंट से पहले का रिजल्ट था और मेजरमेंट से पहले जो एक मतलब जिसने सिस्टम को प्रिपेयर किया था उसके पास तो इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो मेरा ये कहना है, इसके ऊपर आप लोग मुझे फीडबैक भी दे सकते हो कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी प्रेजेंट थी। जी सर। ये सिचुएशन अगर हम वीक मेजरमेंट के हिसाब से ले तो हाँ, वीक मेजरमेंट के हिसाब से ले तो क्या ये स्टिल वैलिड होगा? वीक मेजरमेंट के साथ भी ये स्टिल वैलिड होगा। वीक मेजरमेंट का शायद हम जिक्र करें जब आगे विग्नर फ्रेंड पैराडॉक्स की बात करें। सो वो एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। वो यहाँ पे उसका जिक्र आएगा कि जब हम क्वांटम सिस्टम से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस नतीजे के अंदर स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, वीक मेजरमेंट से हम ये कहते हैं कि अच्छा हम क्वांटम सिस्टम के साथ एक और क्वांटम सिस्टम को थोड़ी देर के लिए इंटरेक्ट कराते हैं और बाद में, और वो वीकली इंटरेक्ट होता है, और बाद में हमने जिस सिस्टम को इंटरेक्ट करवाया था हम इसको देख के अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये किस स्टेट के अंदर था। वहाँ पे हमारे पास ना एक स्पेक्ट्रम है, और वो स्पेक्ट्रम ये है, उसको हम बोलते हैं कि आपके पास अगर तो इन्फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, वैलिड इन्फॉर्मेशन आ जाए कि क्वांटम सिस्टम की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आ जाएगी तो जो है वो स्ट्रॉन्ग मेजरमेंट होगी, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन अगर आप कंप्रोमाइज़ करो, आप कहो कि नहीं मुझे ज़रा थोड़ी सी ना एम्बिगुअस इन्फॉर्मेशन से मेरा गुजारा हो जाएगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं बताओ कि पार्टिकल ने कौन सा पाथ फॉलो किया है, ज़रा थोड़ा सा हिंट दे दो कि अच्छा वो यहाँ था या वहाँ था। यू गेट द पॉइंट। इस तरह की थोड़ी बहुत एम्बिगुअस इन्फॉर्मेशन अगर आप उससे आपका मतलब काम चल जाता है तो उस केस में ये पॉसिबल है कि सिस्टम की स्टेट डिस्ट्रॉय नहीं हो, हल्की सी डिस्टर्ब हो गई, उससे आपने कोई इन्फॉर्मेशन ले ली अपने, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, इट्स नॉट रिलायबल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो अभी हम इस पे बात करेंगे कि बेसिकली ये ट्रेड ऑफ है बिटवीन विच पाथ इन्फॉर्मेशन एंड इंटरफेरेंस। इफ़ यू हैव द इन्फॉर्मेशन यू डोंट हैव इंटरफेरेंस, इफ़ यू डोंट हैव इन्फॉर्मेशन यू हैव, मतलब इफ़ यू हैव इन्फॉर्मेशन यू डोंट हैव इंटरफेरेंस। और फिर इनके दरमियान ग्रे एरिया। ग्रे एरिया का मतलब है कि इंटरफेरेंस भी मौजूद है लेकिन थोड़ा सा एम्बिगुअस है, इतना शार्प नहीं है, उसको कहना मुश्किल है कि हाँ भाई इंटरफेरेंस है कि नहीं है, और इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी सी ज़्यादा काम की नहीं है। ठीक है, सो जो मेरा यहाँ पे पॉइंट था जिस पे मैं, आप लोग मुझे फीडबैक भी दे सकते हो कि हम कहना ये चाह रहे हैं, जो पेपर है वो ये कह रहा है, उसका क्लेम ये है कि रियलिटी सिर्फ ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। और मैंने आपके सामने कुछ मिसालें लिखी हैं कि क्वांटम रियलिटी में, जी प्लीज़। सर हम इस सेंस में कह सकते हैं ना कि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। अगर हम एक सिंगल मेजरमेंट करें या फिर फ्यू मेजरमेंट्स करें तो उसमें चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स करें, पूरे एक ensemble में मेजरमेंट्स करें तो फिर प्रोबेबिलिटी सेम आएंगी तमाम ऑब्जर्वर्स की। तो वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। फॉर मैनी मेजरमेंट्स वी विल अप्रोक्सीमेट टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव रियलिटी, बट फॉर वेरी फ्यू मेजरमेंट्स डिफरेंट आएंगे। आई एग्री विद यू, बिल्कुल एग्जैक्टली यही वो चीज़ है जिसको मतलब मैंने लास्ट टाइम यही बात की थी ना कि आपके पास जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है इट इज़ मतलब बिल्ड फ्रॉम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। आप सब के सब सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को कंबाइन करो तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी आ जाती है। लेकिन मसला ये है कि जो मुझे चीज़ परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आपके सामने आया हूँ, वो ये पॉइंट था जो ये कह रहा है कि ऑब्जर्वर, ये थ्योरम है, मैथमेटिकल थ्योरम है, किसी ने प्रूव किया है, और उस थ्योरम में वो ये कह रहे हैं कि result implies that quantum theory should be interpreted in an observer dependent way, कि इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। अभी हम देखेंगे विग्नर फ्रेंड के अंदर कि यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटीज भी सेम नहीं आएंगी। ठीक है, आपके पास वो डिफरेंट हो जाएंगी। तो बेसिकली इस चीज़ को मैं, आप समझो कि मैं अपने बात को डिफेंड करना चाह रहा हूँ कि ओके क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज़ तो मौजूद है, रियलिटी जो है वो एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट वजूद में आती है, डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट रियलिटीज़ आ सकती हैं, रियलिटीज़ एक दूसरे के ऑपोजिट हो सकती हैं, लेकिन इस सारे का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं हो, मुश्किल हो। से जैसे अब गॉड ने एक खास डायरेक्शन के अंदर भेजा हुआ है तो कोई एक दो मेजरमेंट से शायद हमें ना इसको डिकोड कर सके क्या है, लेकिन जब बहुत सारे ऑब्जर्वर इसको मेजर करेंगे तो अल्टीमेटली दे कैन रीच एट द पॉइंट के यस इसकी सही डायरेक्शन गॉड डायरेक्शन क्या है।
ठीक है। एक और मैंने आपको मिसाल दी थी कि जैसे इस रूम के अंदर ये हमारे पास लाइट्स आ रही हैं तो हम एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सारी लाइट्स को ऑफ कर दें, सिर्फ एक लाइट को ऑन रहने दें और फिर उसके नंबर ऑफ़ फोटॉन्स को कम करते चल जाए, तो एक स्टेज आएगी जब सिर्फ एक फ्यू फोटॉन्स एमिट होंगे, ठीक है। अब जब फ्यू फोटॉन्स एमिट होंगे तो वो फ्यू फोटॉन्स कुछ लोग ही देख पाएंगे, सब लोग तो देख नहीं पाएंगे। तो उस टाइम ये रूम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रियलिटी डिसअपियर हो जाएगी, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होंगे। एक कोई हल्का सा स्पार्क किसी शख्स को एक कलर का नज़र आया, किसी और शख्स को किसी और रंग का स्पार्क किसी और जगह से नज़र आया, तो इस तरह के सब सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है। और फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो सकता है अगर आप इसके ऊपर सोचो कि अगर आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि ये जितनी भी लाइट्स हैं इससे हमारे पास कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकंड, आप इजीली वर्कआउट कर सकते हो, इनकी वाटेज वगैरह पावर वगैरह देख सकते हो और आप बता सकते हो कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो कितने फोटॉन्स यहाँ पे मौजूद है। अगर जितने फोटॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं उतने लोग यहाँ पे बिठा दिए जाएँ तो रियलिटी क्या होगी? कोई इसका जवाब देगा? जितने फोटॉन्स मौजूद हैं उतने लोग यहाँ पे बिठा दिए जाएँ तो अंधेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि सारे फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि जब आप लोग आंखें खोलोगे तो अंधेरा हो जाएगा, आप लोग आंखें बंद करोगे तो रोशनी हो जाएगी। फोटॉन्स तो मुसलसल निकल नहीं रहे सोर्स में से, फिक्स तो नहीं है नंबर ऑफ फोटॉन्स, वो तो मुसलसल बाहर आ रहे हैं। पर सेकंड मतलब एवरेज हम कर सकते हैं ना कि एक सेकंड में कितने आए हैं, तो वो एक नंबर है। उतने अगर ऑब्जर्वर्स यहाँ पे मौजूद हो तो मतलब हर सेकंड रीजनरेट होती रहेगी रियलिटी, ये होगा। हाँ, रियलिटी तो ऑब्वियसली चेंज होती रहेगी। रियलिटी तो जिस तरह से अगर हमारे पास फ्यू फोटॉन्स भी आ रहे हैं, आप इसको यूँ भी कह सकते हो कि आप अपने जिस तरह से हम जिस टाइम स्केल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर हम स्लो डाउन कर दें, यहाँ से बहुत रफ्तार से पार्टिकल आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, अगर हम बहुत स्लो डाउन कर लें तो हम इस स्टेज पे पहुँच जाएंगे कि जब हमारे पास जस्ट इतना टाइम हम शॉर्ट कर दें कि जस्ट फ्यू फोटॉन्स एमिट हुए हैं, और फिर जब फ्यू फोटॉन्स एमिट हुए हैं तो फिर ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी ख़त्म हो जाएगी और सब्जेक्टिव रियलिटी आ जाएगी। ओके, सो आई होप इस इशू के ऊपर ना मैंने आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर कन्विंस कर लिया है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट करती है। इट मे बी डिफ़िकल्ट टू वर्कआउट, लेकिन ये कहना कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल आप इसके ऊपर फीडबैक दे सकते हो। सो नॉट नोइंग द ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज नॉट द सेम एज नॉट हैविंग वन। अच्छा, अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक के ऊपर, विच इज़ विग्नर्स फ्रेंड पैराडॉक्स। सो इस पैराडॉक्स को मैं एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा, और ये मिसाल वही है जो मैंने लास्ट टाइम भी ली थी कि हमारे ये इंटरफेरोमीटर है, हमारे पास एक सोर्स है, इस जगह पे हमारे पास एक सोर्स है जहाँ से पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल फोटॉन एमिट्स हो रहे हैं। फिर हमारे पास एक बीम स्प्लिटर है, सो पार्टिकल या तो रिफ्लेक्ट हो सकते हैं या फिर वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। फिर हमारे पास मिरर्स है जहाँ से वो हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा, और फिर हमारे पास एक और बीम स्प्लिटर है जहाँ से वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकता है या ट्रांसमिट कर सकते हैं। और हम मल्टीपल एक्सपीरियंसेस करके ये चीज़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि इस जगह पे जो रिफ्लेक्शन है इसकी प्रोबेबिलिटी एक नंबर है, उसको हम r² कह देते हैं, और ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी एक नंबर है, उसको हम t² कह देते हैं। ये चीज़ हम एक्सपेरिमेंट्स जिस तरह से मैंने बात की ना, हम प्रोबेबिलिटीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हम ये प्रोबेबिलिटीज़ इस्टेब्लिश कर देते हैं। अच्छा, अब इस सिस्टम के अंदर हमारे पास दो तरह की एवोल्यूशंस होती हैं। एक को हम बोलते हैं क्लासिकल लाइक एवोल्यूशन। क्लासिकल लाइक एवोल्यूशन में ये होता है कि विच पाथ इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट, कि आपके पास पाथ इंफॉर्मेशन मौजूद है, ज़रूरी नहीं, अच्छा इसको यूँ कहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो, आपके पास इंफॉर्मेशन हो, लेकिन इंफॉर्मेशन है, कायनात के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। विच पाथ इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट नॉट नेसेसरी नोन, आपके इल्म में है नहीं, वो सेपरेट चीज़ है। अगर हमारे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद हो तो फिर अगर मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट करो तो आप देखोगे कि इंटरफेरेंस नहीं होता, और इस डिटेक्टर के ऊपर जो डिटेक्शन प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं वो R4 + T4 आती हैं, और इस डिटेक्टर पे जो डिटेक्शन प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 2R² T² आती हैं। और इनको आप इजीली समझ सकते हो कि जैसे अगर आप सोर्स से इस डिटेक्टर के ऊपर आए हो तो एक रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी R² थी, फिर दूसरी रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी फिर R² थी, तो इस पाथ के साथ जो प्रोबेबिलिटी होगी R4 होगी। दूसरा तरीका यहाँ पे आने का है कि आप एक बार ट्रांसमिट कर गए T² और फिर दोबारा ट्रांसमिट कर गए T², तो दूसरे पाथ से आने की इन्फॉर्मेशन T4 है। सो इसकी
आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वन, आर स्क्वायर प्लस टी, जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो आर स्क्वायर और टी स्क्वायर है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ से इधर आना चाहो तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, या एक ट्रांसमिशन और फिर रिफ्लेक्शन, और इन दोनों के साथ जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो आर स्क्वायर टी स्क्वायर है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आर स्क्वायर टी स्क्वायर है। ओके, सो इस सिस्टम के अंदर एक तो ये इन्फॉर्मेशन, इस तरह की एवोल्यूशन पॉसिबल है जहाँ पे आपके पास नॉट नेसेसरी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, किसी थर्ड एजेंट के पास हो सकती है, किसी विगनर्स फ्रेंड के पास हो सकती है, कायनात के पास हो सकती है, किसी के पास हो सकती है। और एक दूसरी तरह की एवोल्यूशन है जिसको क्वांटम एवोल्यूशन बोलते हैं। क्वांटम एवोल्यूशन के अंदर आपके पास विच पाथ इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती, किसी के पास भी नहीं करती, मौजूद ही नहीं है। आप अगर सोचोगे भी नहीं कि पाथ इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। उस केस के अंदर होता क्या है कि यहाँ से एक एम्पलीट्यूड आता है, वो एम्पलीट्यूड इन दोनों पाथ के ऊपर डिवाइड हो जाता है। सो क्वांटम पार्टिकल इस पाथ को भी फॉलो करता है, एट द सेम टाइम इस पाथ को भी फॉलो करता है, और फिर जब वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आता है तो इंटरफेरेंस होती है, और इंटरफेरेंस के बाद जो प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं वो एक डिटेक्टर पे टी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर आती हैं, और दूसरे डिटेक्टर पे 4 आर स्क्वायर टी स्क्वायर आती हैं। और अगर आपका इसमें इंटरेस्ट हो तो ये जो मेरी लास्ट टॉक थी उसके अंदर हमने इसकी मैथमेटिक्स की थी कि ये प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास कैसे आती हैं। ब्लैक होल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वो मौजूद होगी, आप उसको देख सकते हो। और यहाँ पे ओके इसकी मैथमेटिक्स भी मौजूद है। ज़रा एक मिनट ठहर जाइए। बहुत पहले फाइनमैन ने क्वांटम मैकेनिक्स को रिफॉर्मुलेट किया था इन टर्म्स ऑफ पाथ इंटीग्रल्स, और उसका ये कहना था कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है वो किसी भी स्पेस में हो सकता, तो आपको आपको एक्शन एस का एक्सपोनेंशियल लेना e⁻s डिवाइडेड बाय h बार सम ओवर ऑल पाथ्स। हाँ, तो ये उसकी एक छोटी सी मिसाल बनती है। वी कैन गेट ऑल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स फ्रॉम देयर। तो इसमें मसला क्या है? व्हाट इज द न्यू थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू टेल अस ओवर हियर? Wigner's paradox. What I'm going to do is कि we will put a friend over here who will do the measurements, and then we will see कि okay अब विगनर क्या क्लेम कर रहा है और क्वांटम थ्योरी किस तरह की होनी चाहिए। जो पैराडॉक्स है वो कहाँ से मतलब अराइज आता है। इसको दिखाने का ये मकसद था कि हमें ये समझ आ जाए कि अच्छा अगर हमारे पास क्वांटम एवोल्यूशन होगी तो हमारे पास इस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और अगर क्लासिकल लाइक एवोल्यूशन होगी, विच पाथ इंफॉर्मेशन के साथ एवोल्यूशन होगी तो प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट आएंगी। हाँ, बट नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन वेदर यू आर गोइंग टू पुट एन एक्शन फॉर द फ्रेंड फॉर द ऑब्जर्वर और नॉट। सर मैं तो जस्ट उसको इंफॉर्मेशन के टर्म में बात करूंगा, मैं उसके लिए इस पर हमें बात करने की जरूरत, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली क्रूशियल। हाँ सर, मुझे लगता है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि वेदर यू हैव द इन्फॉर्मेशन और नॉट। सो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। जिस तरह से जब ये बोहर आइंस्टाइन की डिबेट भी है ना कि एवरी टाइम यू गेट द इन्फॉर्मेशन, अब ज़रूरी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी एटम के पास भी जा सकती है। कैविटी के अंदर आपने ये एटम्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, एटम्स एक्साइटेड स्टेट में थे और वो किसी कैविटी से गुजरते हुए उन्होंने डी एक्साइट हो गए। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि हम अगर हम वेव फंक्शन के कोलैप्स को अवॉइड करना चाहते हैं ना, और वो हम कर सकते हैं, तो फिर हमें ये बताना होगा कि ऑब्जर्वर की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर उसके सिर्फ चंद एक आइगन स्टेट्स हैं, चंद एक हालतें हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर वेव फंक्शन कोलैप्स नहीं होगा। श्रोडिंगर इक्वेशन इंफॉर्मेशन measurement, if you perform the measurement, what is the meaning of measurement? इस पर नहीं है ना? Measurement means हाँ, from here you go here or you go here, non-unity evolution. Who is doing the measurement? बस सर जो भी जिसके पास यही तो बात है। Who is doing the measurement? If you are doing the measurement, you are a very complex quantum system. लेकिन अगर एक चूंटी कर रही है, less complicated, उससे आप नीचे चलते चले जाएं, वायरस पे जाएं, उसके बाद आप मोलेक्युलर लेवल पर आ जाएं, तो फिर ये वेव फंक्शन कोलैप्स नहीं होगा, फिर यूनिटरी एवोल्यूशन रहेगी। फिर जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, इट विल बी एप्लीकेबल यूनिफॉर्मली एंड देयर विल बी नो टाइम रिवर्सल लॉस। इफ देयर इज सम क्वांटम इवेंट विच इज नॉन यूनिटरी, फॉर एग्जाम्पल जैसे विगनर का अपना
विग्नर सॉरी जो श्रोडिंगर का थॉट एक्सपेरिमेंट था कि वहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव डीके हुए और वहाँ से कोई एक पार्टिकल निकला और जिसने सारा कुछ किया। अब वो तो रिवर्सिबल नहीं है ना, वो तो जाहिर है कि वो होगा, जब होगा तो रिवर्सिबल नहीं होगा, दैट इज़ नॉट यूनिटरी एवोल्यूशन। सो उसके साथ फिर जब हम ये बात करते हैं कि नहीं ये यूनिटरी एवोल्यूशन है, तो मेरे ख्याल में तो वो चीज़ सही नहीं है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट कि यू आपके पास एक आपने यूनिटरी एवोल्यूशन मौजूद है, लेकिन नॉन यूनिटरी एक जंप आ गया तो अब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और जैसे ये वाला एक्सपेरिमेंट है ना, इस पर एक चीज़ है कि यू कैन डू इट विद एक्सपेरिमेंट्स, और यहाँ पे आप रख सकते हो कैविटीज़, और कैविटीज़ के अंदर फिर अगर शुरू में कोई फोटॉन नहीं है, ठीक है, और आपके पास एटम जो थे वो एक्साइटेड स्टेट में आए थे और फिर उन्होंने एक फोटॉन यहाँ पे छोड़ दिया, तो फिर इंटरफेरेंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कैविटी के अंदर पहले फोटॉन नहीं था, अब फोटॉन आ गया। ये इन्फॉर्मेशन अब आपके पास नहीं है, आप कैविटी को बाद में भी चेक कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ओवर हेयर एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन सी कि अच्छा कैविटी में फोटॉन था कि नहीं था। लेकिन अगर कैविटी में फोटॉन्स थे, पहले से मौजूद थे, तो फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई, उस केस में इंटरफेरेंस आएगा। सो मेरा ख्याल ये है कि जो क्रूशल स्टेप है वो इन्फॉर्मेशन का है। तो इस पर अभी चलिए आप बात मुकम्मल करें, लेकिन इस पर दोबारा लौटना है। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह ज़रूर। ओके, सो हमने क्या चीज़ इस्टेब्लिश की कि हमारे पास एक सिंपल सिस्टम है। उस सिंपल सिस्टम में जब हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास एक और तरह की प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं, और जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती तो एक और तरह की प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं। और इसको क्वांटम मैकेनिकली हम डील किस तरह से करते हैं? अगेन मैंने आपको बताया था कि हमने क्वांटम सिस्टम के साथ वेक्टर्स एसोसिएट करने हैं, तो हम कहते ही हैं, और वेक्टर्स को हम इस तरह से डायरेक्शन से भी बता सकते हैं, उनको नंबर से भी शो कर सकते हैं। और हम ये कहते हैं कि अच्छा जो मेरे पास ये पाथ है, मैंने कहा था ना हमने कोई डायरेक्शंस को फिजिकल सिग्निफिकेंस देनी है, तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि इस पाथ को मैं वेक्टर 1 0 से डिनोट करूँगा, वो ये 1 0 वेक्टर है, और इस पाथ को मैं 0 1 वेक्टर से, जो मैंने वहाँ नहीं लिखा हुआ, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये मेरे पास दो डायरेक्शंस आ गई, जिस तरह से मेरे पास ये डायरेक्शन थी, एक ये डायरेक्शन थी। अब क्वांटम एवोल्यूशन कैसे होगी? सोर्स से जब पार्टिकल निकला वो इस जगह पे मौजूद था, तो वो 1 0 स्टेट के अंदर था। फिर BS1 बीम सेपरेटर 1 है, ये उसके ऊपर एक्ट करेगा, और फिर वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो रिवर्स भी हो सकती है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में ये एम्पलीट्यूड इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या मतलब है? दिस थिंग इज़ आयोटा r इंटू 1 0 प्लस t इंटू 0 1। ये सुपर पोजिशन स्टेट है। ये उस तरह की स्टेट है कि जैसे ये स्टेट थी, एक ये स्टेट थी, तो इसके बीच में कोई स्टेट है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड यहाँ मौजूद है, कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड यहाँ मौजूद है, और उसके बाद और आयोटा इज़ द नेगेटिव रूट ऑफ, मतलब -1 का स्क्वायर रूट है। एंड व्हेन यू अप्लाई द सेकंड बीम सेपरेटर, तो इस जगह दूसरी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो अगेन इसके ऊपर आप बीम सेपरेटर का जो भी मैट्रिक्स है वो अप्लाई करोगे, तो आपके पास ये स्टेट बन जाएगी। अब इस स्टेट के अंदर क्या चीज़ हो रही है? दिस इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल बीइंग ऑन दिस पाथ, एंड दिस इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल बीइंग ऑन दिस पाथ। और इन एम्पलीट्यूड्स के अगर आप स्क्वायर लोगे तो वो वही प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी जो हमने यहाँ पे शो की थी कि क्वांटम एवोल्यूशन में दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन एट D1 एंड दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन एट D2। ओके, अच्छा, ये तो हमारी सिंपल क्वांटम मैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग है सिस्टम के लिए। अब हम विग्नर फ्रेंड को लेके आते हैं। बेसिकली विग्नर क्या कह रहे हैं? विग्नर ये कहते हैं कि मेरे पास ये क्वांटम सिस्टम है, और क्वांटम सिस्टम पे जब विग्नर का ये ख्याल था, जिस तरह से सर कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस का होना ज़रूरी है, कि कोई कॉन्शियस बीइंग होगा, वो मेजरमेंट करेगा, तो मेजरमेंट के बाद जो है ना रिजल्ट इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। सो हम सपोज करते हैं कि इस जगह पे हमने किसी फ्रेंड को बिठा दिया, विग्नर को नहीं, विग्नर के फ्रेंड को, और वो अब ये देख रहा है कि पार्टिकल जो है वो मेरे, अगर वो मतलब सोर्स की तरफ देख रहा है, तो पार्टिकल मेरे राइट साइड से आ रहा है या लेफ्ट साइड से आ रहा है, ठीक है। ये किस तरह से होगा, ये फिर अलग डिटेल होगी, शायद हमें वीक मेजरमेंट करनी पड़ेगी या कुछ और सिलसिला होगा। लेकिन हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास कोई एजेंट यहाँ पे मौजूद है जो ये ऑब्जर्व कर सकता है बगैर डिस्ट्रॉय किए। ऑब्वियसली ही कैन नॉट पुट अ डिटेक्टर ओवर हियर। अगर वो डिटेक्टर यहाँ पे रख देगा तो उसके पास इन्फॉर्मेशन तो आ जाएगी, लेकिन सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सो बगैर डिटेक्टर रखे वो देखने की कोशिश करता है कि पार्टिकल इधर था या पार्टिकल इधर था, और सपोज उसके पास, और वो फिर अब उसके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि मेरे पास वो राइट साइड पे था, लेफ्ट साइड पे था,
और उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास लिख लेता है, उसके पास कोई मेमोरी मौजूद है, और सपोज़ कि वो ये जो चीज़ है ये वाला पाथ उसके राइट साइड पे, वो अगर मतलब पॉइंट फेस कर रहा है टवर्ड आपके सोर्स को, और ये वाला पाथ लेफ्ट है, और सपोज़ करें कि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ गई जो उसने अपने पास सीक्रेटली लिख ली कि पार्टिकल इस जगह पे मौजूद था, और वो लिहाजा उसने उसके साथ एल पाथ एसोसिएट कर दिया, ठीक है। एक उसने मतलब एक वेक्टर ही एसोसिएट करेगा, और उस वेक्टर को हमने यहाँ पे लेबल दे दिया कि एल फॉर लेफ्ट साइड के पार्टिकल लेफ्ट साइड पे था। ये इन्फॉर्मेशन अभी सिर्फ विग्नर के फ्रेंड के पास है, ठीक है। और विग्नर जो है वो एक सुपर ऑब्जर्वर है जो इस फ्रेंड प्लस सिस्टम को देख रहे हैं। अब पैराडॉक्स ये कहता है, जब पैराडॉक्स को सेट करते हैं वो ये कहते हैं कि ओके यू स्टार्टेड फ्रॉम दिस स्टेट इनिशियली, फर्स्ट बीम सेपरेटर ने ये स्टेट क्रिएट कर दी, और फिर जब फ्रेंड ने मेजरमेंट की तो अब यहाँ पे इंटेंगलमेंट क्रिएट हो जाएगी। और इंटेंगलमेंट कैसे क्रिएट होगी, विग्नर को नहीं पता कि फ्रेंड के पास लेफ्ट आया या राइट आया, लेकिन विग्नर ये कह सकते हैं कि अच्छा एयोटा आर इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ फोटॉन बीइंग ऑन दिस पाथ एंड द फ्रेंड राइटिंग एल, सॉरी 10, ये मैं उल्टा कर गया हूँ, इसको हम अगर फोटॉन इस पाथ के ऊपर है तो फिर वो एल है, हाँ सही है, लेफ्ट साइड के ऊपर है ना, और अगर इस पाथ के ऊपर है तो वो राइट करेगा। तो अगर उसने एल लिखा है तो इसका मतलब फोटॉन इस पाथ के ऊपर मौजूद है, ओके। सो विग्नर ये कहते हैं आयोटा आर इज द एम्पलीट्यूड दैट द फोटॉन इज फॉलोइंग दिस पाथ एंड द फ्रेंड हैज रिकॉर्डेड एल, एंड टी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फोटॉन बीइंग ऑन दिस पाथ एंड जो हमें 0, 1 से नज़र आ रहा है, एंड द फ्रेंड हैज़ रिकॉर्डेड आर, ओके। सो ये वो स्टेट है जो विग्नर ने इस सिस्टम के साथ एसोसिएट की है, और यहाँ पे ऑलरेडी कंट्राडिक्शन आ गई है। कंट्राडिक्शन किस तरह से आई है कि जो फ्रेंड है, फ्रेंड के पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि पार्टिकल राइट साइड पे था या लेफ्ट साइड पे था, उसने अपने पास लिख भी ली है, उसके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये कह रहे हैं कि नहीं, विग्नर के लिए अभी सिस्टम कोलैप्स नहीं हुई है, विग्नर को चूँकि इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, सो विग्नर के लिए अभी तक यूनिटी एवोल्यूशन चल रही है, और अगर यूनिटी एवोल्यूशन चल रही है तो इसलिए विग्नर के पास ये स्टेट है, ये पैराडॉक्स का मतलब क्रक्स है, इसका जो पॉइंट है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम या चीज़ें पैदा हो रही हैं इस वजह से। तो ये सिचुएशन जो है विग्नर के लिए जो नेक्स्ट जो बीम स्प्लिटर है, क्या ये क्वांटम इरेजर लाइक सिचुएशन नहीं होगी? नहीं, क्वांटम इरेजर वहाँ पे कंसेप्ट आएगा जहाँ इन्फॉर्मेशन को इरेज कर रहे हो। जो बीम सेपरेटर है वो तो एक जस्ट यूनिटी एवोल्यूशन है, वो तो मैंने दिखाई हुई है। नेक्स्ट यूनिटी एवोल्यूशन के बाद जो है जो बीम सेपरेटर है वो ज़ाहिर है विग्नर के फ्रेंड के ऊपर तो ऑपरेट नहीं करेगा, वो आपके फोटॉन के ऊपर ऑपरेट करेगा, और फोटॉन के ऊपर ऑपरेट करने के बाद जो स्टेट बनेगी वो ये स्टेट बन जाएगी। ये जो स्टेट है, इस स्टेट के ऊपर जब सेकंड बीम सेपरेटर अप्लाई होगा तो ऑब्वियसली जो फ्रेंड की स्टेट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपके फोटॉन की स्टेट थी उसके ऊपर हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। नहीं, सेकंड बीम स्प्लिटर जब अप्लाई होगा तो उस पर दोनों मोड जो है वो तो मिक्स कर जाएंगे। जब मिक्स करेगा तो वो तो जो इन्फॉर्मेशन एक आर्म में और दूसरी आर्म में जो थी वो तो मिक्स कर गई, तो वो क्वांटम इरेजर नहीं हुआ। नहीं, मैं नहीं कह रहा ना, मैं कब कह रहा हूँ क्वांटम इरेजर हुआ है। क्वांटम इरेजर तब होगा, नहीं ये मैंने नहीं कहा कि बीम सेपरेटर क्वांटम इरेज कर देगा, इरेजर कर देगा। क्वांटम इरेजर तब होगा जब विग्नर का फ्रेंड इस इंफॉर्मेशन को लूज करेगा। हमें कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जो बाद में इस रिजल्ट को नलीफाई करे, लेकिन वो बात की बात है। अभी जो हम चीज एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, दिस विल बी इरेजर फॉर द फ्रेंड नॉट। हाँ, मतलब बेसिकली आपने सिस्टम से इंफॉर्मेशन ले ली। अगर आपने सिस्टम से इंफॉर्मेशन ले ली तो नाउ इट्स क्लासिकल सिस्टम। आप वो इंफॉर्मेशन वापस सिस्टम को दे दो, यू रिस्टोर योर इंटरफेरेंस, दिस इज द पॉइंट, ओके। सो अब आई एम सॉरी कि यहाँ पे ये मैथमेटिक्स है, लेकिन जो सारी की सारी विग्नर फ्रेंड पैराडॉक्स के अंदर मेरे ख्याल में, मतलब मैं इसको मज़ीद भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो प्रॉब्लम है वो इस वजह से है कि इस स्टेज के ऊपर जब आप यहाँ पे हो तो आप कंट्राडिक्टरी बात करते हो। एक साइड पे आप ये कहते हो कि फ्रेंड के पास इंफॉर्मेशन आ गई और जैसे ये हमारे पास ये मौजूद था तो ये कोलैप्स कर गया। दूसरी साइड पे आप कहते हो कि विग्नर ने चूंकि एक्सपेरिमेंट को देखा नहीं है तो ये कोलैप्स नहीं हुआ, ये इंटेंगल्ड हो गया। अच्छा,
तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब इस रिज़ल्ट के साथ प्रॉब्लम्स है। इस रिज़ल्ट का क्या मतलब है? इस रिज़ल्ट का ये मतलब है कि अब विग्नर बीइंग द सुपर ऑब्जर्वर, वो जब मेजरमेंट करेगा तो अब वो फ्रेंड के ऊपर भी मेजरमेंट कर सकते हैं और वो सिस्टम के ऊपर भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आप देखो तो ये बेसिकली 4 स्टेट्स लिखी हुई हैं, जिसको अगर आप एक्सपेंड करके लिखना चाहो ना तो आपके पास इस तरह की चीज़ आएगी, जैसे -r² इज़ द एम्पलीट्यूड दैट द सिस्टम इज फोटॉन इज ओवर हेयर एंड द फ्रेंड इज स्टेट L प्लस iota RT is the amplitude that the particle is over here and the friend is still in L plus T square is the amplitude that the particle is over here and the friend is in state R, and again lastly iota RT is the amplitude that the system is over here and the friend has written information R. Okay? अब being the super observer, विग्नर जो है वो फ्रेंड पे भी मेजरमेंट कर सकते हैं और उसके चूँकि हमारे पास जहाँ पे सुपर पोजिशन है, और हमने बात की थी कि जब सुपर पोजिशन के ऊपर आप मेजरमेंट करोगे तो कोई ना कोई एक आउटपुट डिटेक्ट हो जाएगी। सो इन प्रिंसिपल विग्नर मेजरमेंट कर सकते हैं फ्रेंड के ऊपर, और आल्दो के फ्रेंड ने अपने पास L लिखा हुआ था, उसके पास पाथ इन्फॉर्मेशन L थी, लेकिन जब ये स्टेट कोलैप्स करती है तो इट कैन कोलैप्स ऑन दिस थिंग। इसका क्या मतलब है? अगर वो यहाँ पे कोलैप्स की है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल यहाँ पे डिटेक्ट हुए, लेकिन ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो विग्नर का फ्रेंड है उसके पास तो R होना चाहिए, L नहीं होना चाहिए। यहाँ से अब ये कहानी स्टार्ट हो रही है ऑब्जर्वर डिपेंडेंट फैक्ट्स की, कि विग्नर के फ्रेंड्स के रिजल्ट्स और विग्नर के रिजल्ट्स और विग्नर के फ्रेंड के रिजल्ट्स वो डिफरेंट हो सकते हैं। वो किस तरह से डिफरेंट हो सकते हैं? क्योंकि विग्नर ने कहा कि मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन L थी, लेकिन जब फ्रेंड कहा कि इन्फॉर्मेशन L थी, और जब विग्नर ने मेजरमेंट की तो R में चला गया। इसको आप इस तरह से भी ले सकते हो, अगर ये बात दुरुस्त है। इसको एक और तरह से भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उसने देखा कुछ लेकिन लिखा कुछ और, यानी कि तो उसकी गुंजाइश रहती है, उसकी गुंजाइश रहती है। ये जो लास्ट टाइम मैंने बात की थी ना, तो मैंने ये बात की थी कि हमारे जो मैंने कहा था कि हमारे ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज़ बिल्ड फ्रॉम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। फिर मैंने उस पर बात की कि अच्छा इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि हमारी जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो भी हम सब की जो हम अपनी लाइफ में फील करते हैं, वो भी सब मिलके कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी का मतलब पढ़ता है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी उनसे बता सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी ये गुण है चीज़ कि हमें होना ऑनेस्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि मैं फील कुछ और कर रहा हूँ लेकिन मैं कहूँ कुछ और, तो उसकी कोई नहीं। देखिए मैथमेटिकली इसको आप एक और तरह से भी लिख सकते हैं। वहाँ पर आपने टेंसर प्रोडक्ट लिया हुआ है ऑफ द स्पिनर 1-0 विथ L। दिस इज एन असम्पशन ऑफ 2 non-interacting systems which live in different Hilbert spaces. Yes, but they are entangled. Yeah, but आपने 2 systems को अलहदा किया हुआ है, observer and the light. In fact, there will always be interaction between them. तो ये खुद एक मॉडल स्टेटमेंट है of 2 completely separate systems, one being the observer, one which is the system itself, the light or photon or whatever. So there is also an assumption over here in your very first line. सर जो इंटरेक्शन हुआ है, अगर हम ये कहें कि विग्नर का फ्रेंड जो है वो कोई मतलब इंसान नहीं है, वो कोई सिस्टम है, क्वांटम सिस्टम है, तो फिर उस सिस्टम का जो इंटरेक्शन हुआ है सिस्टम से, उस इंटरेक्शन ही के नतीजे में तो ये चीज़ पैदा हुई है। ये कोरिलेशन कब पैदा हुई है? ये कोरिलेशन तब पैदा हुई है जब हमारे क्वांटम सिस्टम ने विग्नर के फ्रेंड से इंटरेक्ट किए। इंटरेक्शन के बगैर तो ये चीज़ नहीं स्टेट बन सकती ना। नहीं, मेरा मतलब ये कि उधर 2 बेसिस स्टेट्स रहे ना आपके, लेकिन 4 बेसिस स्टेट्स हैं एक्चुअली। सर वो तो ये L और R है ना, ये 2 जो है ये उसके जैसा कि नीचे है ना, नीचे 4 स्टेट्स हैं।
तो उधर भी तो एक असम्पशन है, उस असम्पशन को समझने की जरूरत है. दैट इज सेइंग दैट दीज आर टू नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम्स. सर आई विल नॉट से कि दे आर नॉन इंटरैक्टिंग. वो अगर वहाँ पे ना दूसरी जो चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे ये मिसिंग है कि 1-0 के साथ मैंने L लिखा है तो 0-1 के साथ L क्यों नहीं है, वो मिसिंग है ना. तो इसका तो मतलब होगा कि पार्टिकल जो था वो राइट साइड पे था लेकिन विग्नर ने L लिख दिया. वो जो भी आपने बात की वो डिसऑनेस्ट है. वो तो वो चीज़ हो रही है ना कि आपने विग्नर ने देखा ये कि पार्टिकल मेरे पास राइट साइड पे आया है लेकिन अपने पास उसने L लिख दिया. You have to assume an honest observer. अब ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है. तो अगर वो ऑनेस्ट है तो अब इंटरेक्शन हुआ है. इंटरेक्शन इस तरह से हुआ है कि विग्नर के फ्रेंड ने सिस्टम को देखा, उसे राइट साइड पे नजर आया तो उसने अपने पास R लिख लिया, लेफ्ट साइड पे नजर आया तो उसने अपने पास L लिख लिया. लेकिन जो अब मसला है इसके अंदर वो ये मसला है कि विग्नर बीइंग द सुपर ऑब्जर्वर कैन परफॉर्म द मेजरमेंट ऑन द फ्रंट एंड द फ्रंट एट द टाइम ऑफ दैट न्यू मेजरमेंट विल प्रोजेक्ट इनटू सम अदर स्टेट. उसके पास, और ये कंट्राडिक्शन है. और अगर आप इस चीज़ को मानते हैं ना तो उसका ये भी हो सकता है कि जैसे हम लोग भी कोई ऑब्जर्वेशन कोई भी करते हैं लेकिन कोई सुपर ऑब्जर्वर हमारे ऊपर बैठा हो, और ये मुमकिन है कि जिस तरह से मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है मैंने अपने कॉन्शियसनेस में इसको स्टोर किया हुआ है कि किस तरह की मतलब ये चीज़ मौजूद है, लेकिन जब वो ऑब्जर्वर मुझे देखे तो शायद ये रेड कलर हो. यू गेट द पॉइंट. ये प्रॉब्लम है फ्रेंड पैराडॉक्स के साथ कि आपने एक जो सुपर ऑब्जर्वर है, सुपर ऑब्जर्वर एक ऑलरेडी जो डिसाइडेड इशू है जो फ्रेंड ने मेजरमेंट की हुई है उसको इफेक्ट कर रहा है. ये बात ठीक है, ये बात समझ आ गई जी. प्लीज़. यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड मेजरमेंट कर रहा है वो पहले बीम स्प्लिटर की बात कर रहा है, राइट? तो उसने अगर अपने पास L लिख भी दिया है और बाद में विग्नर अगर कर रहा है और उसके बाद राइट भी आया है तो वो डिफरेंट, मतलब वो हो सकता है कि पहले उसके पास वो लेफ्ट से ही पास किया हो बट एक्चुअली टर्न आउट टू बी ऑन द राइट साइड. नहीं, ये ऑब्वियसली जो असल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इस जगह पे है, ठीक है. अब जो आप बात कर रहे हो ना वो ये बात है कि अच्छा यहाँ पे आप चीज़ देखो कि प्रोबेबिलिटीज़ किस तरह की आनी चाहिए. जैसे भी पहले क्वेश्चन आया था ना कि जब आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी को मतलब करना चाह रहे हो तो आप प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करोगे. अच्छा, अब विग्नर ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, ठीक है. इसका मतलब है कि सेकंड बीम स्प्लिटर के बाद यहाँ की प्रोबेबिलिटी ये होनी चाहिए और यहाँ की प्रोबेबिलिटी ये होनी चाहिए क्योंकि L मौजूद है. यू एग्री विद दिस थिंग. लेकिन अब वो अगर मेजरमेंट करता है और उसके पास यहाँ की प्रोबेबिलिटी t² आ जाती है तो अब प्रॉब्लम है. t² प्रोबेबिलिटी नहीं आनी चाहिए थी. t² प्रोबेबिलिटी तब होगी अगर पार्टिकल इस जगह से आ रहा होगा. तो इस वजह से मतलब जब ये मेजरमेंट्स कर रहे हो और फिर मेजरमेंट रिजल्ट्स के अंदर आपको कंट्राडिक्शन नज़र आ रही है. ओके, सो अब इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसको रिजॉल्व करने के लिए, और बड़े इंटरेस्टिंगली विग्नर ने अपने जो आर्टिकल लिखा था उसमें इसका रेजोल्यूशन भी लिखा हुआ है. इग्नोरेंस इज़ नॉट सुपरपोजिशन. हमारे पास क्वांटम वर्ल्ड में दो तरह की प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं. एक वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो क्वांटम एम्पलीट्यूड का मॉडुलस स्क्वायर है. क्वांटम एम्पलीट्यूड में इग्नोरेंस नहीं है. क्वांटम एम्पलीट्यूड हमें पता है, हमें एग्जैक्टली पता है क्या चीज़ है, उसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. लेकिन हमारे पास एक और तरह की भी प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं. वो तब आती हैं जब हमें ये ना पता हो कि सिस्टम की स्टेट कौन सी है, ठीक है. सो जिस तरह से हमने इसकी एग्जांपल लेते हैं ना, अब अगर तो ये यहाँ पे मौजूद है तो मुझे स्टेट का पता है. अगर मुझे स्टेट का पता है तो मुझे एम्पलीट्यूड का पता है, मैं प्रोबेबिलिटीज़ निकाल सकता हूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बीइंग हेयर और दिस बीइंग हेयर. लेकिन अगर मुझे ये ना पता हो कि स्टेट ये थी या ये थी, अब ये डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है. यहाँ पे मेरी इग्नोरेंस है, मुझे नहीं पता कि स्टेट ये थी या स्टेट ये थी. इस डिफरेंट तरह की प्रोबेबिलिटीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक कंस्ट्रक्ट है जिसको हम डेंसिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, और उसके ज़रिए हम शायद श्रोडिंगर कैट को भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं. किस तरह से समझ सकते हैं? श्रोडिंगर कैट का मतलब आप जानते होगे बहुत अच्छी तरह से कि एक बॉक्स है जिसके अंदर एक कैट मौजूद है और फिर उसके अंदर कोई इवेंट हुआ है, उस इवेंट की वजह से कैट जो है सुपरपोजिशन में चली गई है, और अब वो सुपरपोजिशन में चली गई है तो वो हमें बिलीव करना पड़ेगा कि वो अलाइव भी है और एट सेम टाइम डेड भी है. और उसकी स्टेट हम इस तरह से लिखेंगे कि देयर इज़ 50% चांस दैट द कैट इज़ अलाइव एंड द 50% चांस द कैट इज़ डेड. लेकिन इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि कैट या जिंदा या मुर्दा हमें नहीं पता, तो हम ये इसको हम बोलते हैं डेंसिटी मैट्रिक्स. सो 50 यहाँ पे भी 50% इज़ द चांस दैट द कैट इज़ अलाइव
एंड 50% इज चांस दैट कैट इज़ डेड। लेकिन ये दोनों बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट सिस्टम है। एक सिस्टम के अंदर सुपरपोजिशन मौजूद है, आपके पास जो है इंफॉर्मेशन जो है स्टेट की वो मौजूद है, और यहाँ पे आप इंटरफेरेंस कर सकते हो। और यहाँ पे अभी गॉड ने जो है वो कहते हैं गॉड डजंट प्ले डाइस, तो अभी अल्लाह ताला ने फैसला नहीं किया कि कैट को ज़िंदा रखना है या मुर्दा रखना है, ये इन्फॉर्मेशन अभी मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है, कैट या तो ज़िंदा है या मरी हुई है, आपको पता नहीं है। सो जब आपके पास सिस्टम की इन्फॉर्मेशन नहीं हो कि सिस्टम की स्टेट में था, तो हम उसको सुपरपोजिशन में नहीं बनाते, हम उसको इस तरह का डेंसिटी मैट्रिक्स बताते हैं, जिससे प्रोबेबिलिटीज़ तो हमारे पास वही आती हैं, लेकिन हमारे पास 2 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। और वेरी इंटरेस्टिंगली विग्नर ने अपने पेपर के अंदर, अपने आर्टिकल के अंदर एंड पे यही चीज़ मेंशन की हुई है कि अगर आप इस पैराडॉक्स से बचना चाहते हो तो आप ये अज्यूम करोगे कि जब फ्रेंड ने मेजरमेंट की तो वहाँ पे 2 स्टेट्स जनरेट हो गई और आपको पता नहीं कि कौन सी स्टेट है। अगर उसको हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में देखेंगे तो हम इसको इस तरह से देखेंगे कि ये इनिशियल स्टेट थी, फर्स्ट बीम सेपरेटर के बाद हमारे पास ये सुपरपोजिशन बन गई, फिर जब फ्रेंड ने मेजरमेंट की तो ये डेंसिटी मैट्रिक्स सिस्टम के लिए चला गया, बन गया, और ये डेंसिटी मैट्रिक्स फ्रेंड के लिए बन गया, और प्लस ये डेंसिटी मैट्रिक्स अगेन किसके लिए बन गया, सिस्टम के लिए, और ये डेंसिटी मैट्रिक्स फ्रेंड के लिए। अब यहाँ पे भी आपके पास R² इज द प्रोबेबिलिटी that the photon is on the left side and the friend has written L in her register, and T² is the probability that the photon is on the different path, right path, and the friend has written R in her register। लेकिन इस स्टेट के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होगी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन मौजूद है, कायनात के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, फ्रेंड के पास भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, और यहाँ पे वो झगड़ा पैदा नहीं होगा कि जब विग्नर इंफॉर्मेशन लेगा तो वो इस पे कोलैप्स करेगा या इस पे कोलैप्स करेगा। देयर इज ऑलरेडी आइदर दिस और दिस। ये उस तरह की बात है जैसे मैंने बात की थी ना अभी कि एक बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर या हेड है या टेल है, वो डिसाइडेड है, पहले से मौजूद है, उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मेरे बॉक्स खोलने के दौरान डिसीजन नहीं होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन, आई होप वी कैन रिजॉल्व विग्नर्स फ्रेंड पैराडॉक्स। सो हाउ टू समराइज दिस थिंग? The paradox should be interpreted in terms of which path information retrieval। So बजाय इस चीज़ के ऊपर हम करने के कोई कॉन्शियस बीइंग था और ज़रूरी है क्वांटम मेजरमेंट के लिए, आप जो भी इंटरेक्शन, बेसिकली मेजरमेंट प्रॉब्लम है क्या, यू कैन नॉट टेल कि आपने अपने क्वांटम सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम से इंटरेक्ट करवाया तो वो आप उसको इंटेंगल्ड स्टेट के तौर पे लिखोगे या उसने मेजरमेंट परफॉर्म कर दिए। मतलब क्वांटम थ्योरी में नहीं बताती, कोई क्लियर कट हमारे पास ऐसे रूल्स नहीं है कि अच्छा ये इंटरेक्शन मेजरमेंट होगा और ये इंटरेक्शन जो है यूनिटी एवोल्यूशन होगी। सो व्हाट यू कैन से, फर्स्टली यू कैन चेक इफ़ इट इज़ यूनिटी इट हैज़ टू बी रिवर्सिबल, क्या ये रिवर्सिबल है कि नहीं है। अगर ये रिवर्सिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने जब मेजरमेंट की तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली तो मेजरमेंट हो गई, आपने मेजरमेंट, आपने आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आई, किसी दूसरे एजेंट के पास इंफॉर्मेशन चली गई तो भी मेजरमेंट हो गई। सो दिस इज़, आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड द फ्रेंड्स पैराडॉक्स। और अगर आप मुझसे एग्री नहीं भी करते तो आई होप कि इतनी चीज़ पर आप मुझसे एग्री करोगे कि इस पेपर के, बहरहाल इस पेपर के ऊपर कमेंट भी मौजूद है और अभी मज़ीद भी इसके ऊपर लोग ज़ाहिर यकीनन काम करेंगे और मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे, मज़ीद पेपर भी आएंगे और फिर हमें पता लगेगा कि ये क्लेम जो है ये मतलब रहता है या इसको कोई रिफ्यूट कर देता है। लेकिन एटलीस्ट आई होप कि यू आर मतलब कन्विंस्ड दैट वी डोंट हैव लोकेलिटी, वी आर लिविंग इन अ नॉन लोकल यूनिवर्स and we have objective reality. The reality is not observer dependent. Thank you very much for your patience. मैं भी इस बात का कायल हूँ कि देयर इज़ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, लेकिन चलिए वो एक अपनी ही सोच है। एक बड़ा अहम पेपर है वाइनबर्ग, स्टीवन वाइनबर्ग का, जो 2016 में लिखा गया था, जिसमें उसने ये बताया कि वेव फंक्शन कोलैप्स को किस तरह से समझा जाए। आपको श्रोडिंगर इक्वेशन के हिसाब से ही चलना है, टाइम डिपेंडेंट, उस एवोल्यूशन यूनिटरी एवोल्यूशन होगी। लेकिन जब एक सिस्टम, छोटा सिस्टम जैसा कि फोटॉन है, स्पिन्स हैं,
किसी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है, तो फिर आपको दोनों सिस्टम्स को कंबाइन करके, यानी कि विथ द फ्रेंड, उसको देखना होगा। अच्छा, अब वाइनबर्ग ने ये बहुत खूबसूरती से प्रूव किया कि इट इज़ ओनली इन द लिमिट वेयर द बिग सिस्टम हैज़ लार्ज नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तब आप इसको कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन के तौर पे मॉडल कर सकते हैं। आप चाहें तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को बहुत बढ़ा दें, फिर कोलैप्स होगा। ही शोड दिस मैथमेटिकली, बहुत ही अच्छा खूबसूरत प्रूफ है उसका। लेकिन अगर आप वो लिमिट ना लें तो फिर वेव फंक्शन को कोलैप्स होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हम अपनी सहूलत के लिए करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम इतनी बारीकी में जा नहीं सकते। तो एवरीथिंग इज रिवर्सिबल, perfectly reversible until you take the limit of a very large observer. तो ये सारी बातें बहुत दिलचस्प हैं, रहेंगी। आपके इस प्रेजेंटेशन से मज़ा भी आया, मगर जो क्वांटम मैकेनिक्स पर हमारा एतबार है ना, वो इसे नहीं हिला। नहीं सर, तो मेरा भी वो नहीं हिलता। मैं वो हिलाने भी नहीं आया। मुझे पता है। इसके ऊपर बात कर रहा था कि ये जो बात है ना, ये थोड़ी सी अजीब है। सर आपने जो बात की है वो मतलब डिकोहेरेंस की वो बात हो रही है ना, कि अगर आप एक सिस्टम है वो बड़े सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो बेसिकली वो भी मतलब जो है इतनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अंदर वो आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि आप कम बैक नहीं कर सकोगे, तो वो डिकोहेरेंस होगी। लेकिन शायद इस पर भी अभी बहस मौजूद है कि डिकोहेरेंस और जो है कोलैप्स वो सेम थिंग है और डिफरेंट थिंग है। तो उसने यही साबित किया कि डिकोहेरेंस देन लीड्स टू कोलैप्स। डिकोहेरेंस लीड्स टू कोलैप्स, हाँ। ओके, सो मैंने इसको देखा तो नहीं। उसमें बेसिकली ये है कि आपको एक डेंसिटी मैट्रिक्स से शुरू करना है, और जब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन होगा तो फिर आप डेंसिटी मैट्रिसेस को दो में स्प्लिट नहीं कर सकेंगे। एक कलेक्टिव डेंसिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। हाँ। और बाद में फिर आप ट्रेस लोगे ओवर द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। Yes. और फिर आपके पास डेंसिटी मैट्रिक्स सिस्टम का आ जाएगा। यस, एंड इट्स अ डेलिकेट मैटर कि आप इन्फिनिटी किस तरह से लेते हैं। लेकिन सर ये चीज़ जो है ना, ये तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल सिंपल सिस्टम है, स्पिन हाफ सिस्टम है, और अगर मैं दो स्पिन हाफ सिस्टम्स को इंटरेक्ट करवाऊँ और मैं उनका डेंसिटी मैट्रिक्स लूँ और फिर मैं उसके ऊपर ट्रेस ले लूँ, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया हुआ है, हाँ, तो वहाँ पे भी आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आपके पास वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा। मतलब क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, जिस तरह से यहाँ पे हुआ है। अगर जैसे मेरे पास ये सिस्टम है ना, हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो विग्नर का फ्रेंड है वो एक क्वांटम सिस्टम है और उसके बाद दो ही स्टेट्स अवेलेबल हैं, लेफ़्ट या राइट। तो हमारे पास ये स्टेट आ गई, इस स्टेट से हम डेंसिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, और उस डेंसिटी मैट्रिक्स में मतलब बेसिकली हमारे पास ये स्टेट भी है। तो जब इसको आप सम ओवर फ्रेंड करोगे, तो फिर आपके पास जो प्रोबेबिलिटीज आएंगी वो R4 और T4 आएंगी, इंटरफेरेंस नहीं आएगी। इस मतलब ये बहुत सिंपल सिस्टम है। यहाँ तो आप रूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के तहत ही चल रहे हैं ना, तो उसमें तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। नहीं, लेकिन सर बात ये हो रही है कि लेकिन जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, तब फिर आपको ये मसला पेश आ गया। अब ऑब्जर्वेशन करते वक्त आपको दूसरे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा। सही सर। ये तो आप रूल्स के तहत ही चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सर मैं इस पेपर को देखूंगा, मैंने अभी उसको देखा नहीं है, तो मैं इसको जरूर देखूंगा। सर आपका उसके बारे में क्या ख्याल है जो कार्लो रोबेली की है, रिलेशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स? तो वो भी ना इस तरह की विग्नर फ्रेंड टाइप एक्सपेरिमेंट्स इस्तेमाल करके ना, वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं एग्जिस्ट करती, और वो कहते हैं, मिसाल देता है स्पेशल रिलेटिविटी की, कि स्पेशल रिलेटिविटी में कोई भी प्रेफर्ड फ्रेम नहीं होता, तमाम फ्रेम्स इक्विवेलेंट होते हैं, डिफरेंट फ्रेम्स में ऑब्जर्वर्स होते हैं, उनकी रीडिंग्स डिफरेंट आती हैं। तो उसी तरह वो कहता है कि हमें भी एक ऑब्जेक्टिव स्टेट की तलाश नहीं करनी चाहिए हमें, वो भी एक वो है फेलेसी है, और जो है हर ऑब्जर्वर जो होता है वो डिफरेंट तरीके से रिलेटेड होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम के, और वो फिर उसकी मेजरमेंट्स डिफरेंट आती हैं। एक के लिए शायद स्टेट कोलैप्स हो जाए, दूसरे के लिए शायद अब भी सुपर पोजिशन हो। फॉर एग्जांपल फ्रेंड के लिए तो स्टेट कोलैप्स होगी, लेकिन विग्नर के लिए अभी भी सुपर पोजिशन है। और
ऑब्जर्व वो सेम ही सिस्टम को कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी की अब मुझे इतनी सेंस बन नहीं रही इसके अंदर। अब गॉड को अगर हम ले लेते हैं, अब गॉड फिर किस तरह, गॉड की भी जरूरत नहीं वो फिर नहीं, तो फिर कोई एक अब सुपर डुपर ऑब्जर्वर एक ले रहे हैं ना हम, कि जिसके पास पूरी की पूरी रियलिटी, जिसके पास इनकैप्सुलेटेड है, जिसके अंदर उसको हर चीज़ का पता है, जिसे वो एक फैसेट नहीं देख रहा है सिर्फ रियलिटी का, एक वो असल चीज़ देख रहा है। जिस तरह आपने मिसाल दी थी कि बाहर से फोटोन भेज रहा है, तो फिर वो फिर क्या है ऑब्जर्वर, उसकी क्या रियलिटी, वो किस तरह कनेक्टेड है। इस पे ना दो बात, पहली बात ना रिलेशनल जो इंटरप्रिटेशन है ना वो मैंने नहीं पढ़ी है, और इस पे और भी है, सिर्फ रिलेशनल नहीं है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन में। अब ये मतलब सॉर्ट ऑफ हॉट टॉपिक है विग्नर फ्रेंड पैराडॉक्स ना, और डिफरेंट इंटरप्रिटेशन में इसको वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने वो सारी एक तो इस तरह से नहीं पढ़ी है, क्योंकि जैसे मतलब सर ने कहना है कि आई बिलीव इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी कोई ना कोई मौजूद है, वो इस तरह से मौजूद है, हम गॉड को नहीं भी लेके आते हैं। आप ये देखो, जो क्वांटम सिस्टम जो है ना, उसकी रियलिटी दो मेजरमेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब मैं ये कर सकता हूँ कि जिस तरह से मेरे पे ये लाइट सोर्स है, आपने वहाँ पे एक फ़िल्टर लगा दिया, ठीक है। अब वहाँ से सिर्फ एक ही पोलराइजेशन का फोटोन आप तक पहुँचेगा, ठीक है। और आपके पास जो है, अब आप पोलराइज़र डिफरेंट लोग, उनको ये समझ नहीं है कि मैं पोलराइज़र को घुमाऊंगा तो मेरे पास लाइट आना स्टार्ट हो जाएगी या क्या चीज़ होगी। तो अब आपके पास डिफरेंट पोलराइज़र है, हब बंदा डिफरेंट पोलराइजेशन के ऊपर देख रहा है, अच्छा, तो उसके बाद डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है कहीं पे, मतलब यू गेट द पॉइंट। लेकिन जो रियलिटी है वो उस मेजरमेंट ने डिसाइड कर दी है। सो रियलिटी इज़ क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, एंड एज लॉन्ग एज देयर इज़ नो अदर मेजरमेंट, दिस रियलिटी विल परसिस्ट। दिस रियलिटी मे चेंज इनटू सम न्यू रियलिटी एट सम न्यू मेजरमेंट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये बात कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, अब ऑब्जर्वर डिपेंडेंट में तो ये है ना कि मुझे आप लोग इतने नज़र आ रहे हो, लेकिन कोई सुपर एजेंट ऊपर बैठा हुआ है वो, और मुझे मेरा दिमाग रजिस्टर करे कि यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जो सुपर ऑब्जर्वर है वो मुझे देख रहा है, तो वो मुझे किसी ऐसी स्टेट में देख रहा है जहाँ पे यहाँ पे मतलब ज़्यादा लोग बैठे हों या कम लोग बैठे हों या कोई भी लोग ना बैठे हों। तो मेरा तो दिल नहीं मानता कि इस तरह की चीज़ पॉसिबल है। और फिर वो अगर वो मेजर करेगा तो एकदम मेरी रियलिटी चेंज हो जाएगी, मेरा दिमाग एकदम से वो पहले उसमें लिखा हुआ था, कुछ रजिस्टर हुई थी रियलिटी, वो ओवरराइट हो जाएगी, और फिर मुझे पता भी नहीं लगेगा कि मेरे दिमाग के अंदर कोई चीज़ें ओवरराइट हो गई हैं। तो इस तरह की सूरत हाल जो है ना वो पैदा होती है इस तरह के मसाइल के अंदर। सो ये भी हो सकता है, मैनी वर्ल्ड्स भी हो सकती हैं, हाँ, कि वो स्प्लिट हो जाए, वो भी एक तरीका है ओवरकम करने का, ऐसे कि सारी रियलिटीज अलग अलग हो जाए, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है डिफरेंट। लेकिन मुझे ये बहुत चीज़ सादा लगती है, और मतलब क्वांटम मैकेनिक्स का ना मुझे लगता है कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है वो ये चीज़ है कि यू हैव इंफॉर्मेशन, यू लूज योर सिस्टम, यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन, यू सी क्वांटम मैजिक। बहुत, और फिर जिस तरह से हमारे पास क्वांटम, ये अभी बात कर रहे थे सर कि इरेजर की प्रॉब्लम है, कि जैसे विग्नर ने इन्फॉर्मेशन लिया ना, कोई ऐसा प्रोटोकॉल बनाया जा सकता है कि विग्नर एक मेजरमेंट करे और अपने पास इन्फॉर्मेशन आ जाए, और उसके बाद फिर नीचे प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज़ आना स्टार्ट हो जाए, और फिर विग्नर अपनी इन्फॉर्मेशन लूज़ कर दे, कोई और ऐसा एक्सपेरिमेंट करे जिससे उसकी इन्फॉर्मेशन नलीफाई हो जाए, और फिर आपके पास दोबारा से इंटरफेरेंस रिस्टोर हो जाए। ये हो सकता है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट मौजूद है। तो इंफॉर्मेशन इज़ आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत डिफरेंट तरीक़ों से इंटरप्रेट कर सकते हैं ऐसे हम। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।